नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी बिहार एसएससी और एसआई के लेकर जो प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, जिसमें टोटल 40 वीडियो आने वाली है, इसमें से आज आप ये 13वीं वीडियो वॉच कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने आपको 12 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। जिन भाई बंधुओं को बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस की एग्जाम देना है, वो इस सीरीज को जो है शुरू से अंत तक फॉलो कीजिएगा। आपको रिजल्ट जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा इन सब चीज़ों का। जैसा कि आपने पास्ट में एसएससी एमटीएस में देखा होगा, एसएससी सीजीएल में देखा होगा, पिछले साल के जीडी में देखा होगा, है ना, कि हमारी जो क्लास है वहाँ कितने इफेक्टिव साबित होते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो उसी प्रयास से मैं इस सीरीज को भी चला रहा हूँ ताकि आपको उतना ही फायदा हो और 70 से 80% क्वेश्चन जो है हमारे पढ़ाए हुए से आए। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। जिन भाई बंधुओं को पीडीएफ के बारे में जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके आप व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हालांकि इस वीडियो के लास्ट में मैं पीडीएफ की जानकारी दूंगा। मित्र मेला का गठन किस क्रांतिकारी के द्वारा किया गया था? देखिए, जो मित्र मेला है इसका गठन बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। बीडी सावरकर को आप जानते ही होंगे, काफी चर्चित व्यक्ति है, खास करके जब 1857 का विद्रोह को उन्होंने स्वतंत्रता के प्रथम विद्रोह कर दिए थे। इसके अलावा मित्र मेला का गठन 1900 में बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। बीडी सावरकर के द्वारा 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना भी की गई थी और इसके अभी जगह भी पूछे गए थे, तो बोलिएगा नासिक में किया था और नासिक महाराष्ट्र में है। और यही नासिक महाराष्ट्र जो है आपका गोदावरी नदी निकलती है त्रिमकेश्वर के समीप से। त्रिमकेश्वर भी नासिक में है, भगवान भोलेनाथ का प्रसिद्ध स्थल है। ये सब बात ध्यान रखेंगे। और गोदावरी नदी की बात आ गई है तो गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है आपका गोदावरी। लेकिन ये कहाँ गिरती है? तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा मैं अभी चला गया था ज्योग्राफी पे, आ जाता हूँ फिर से यहाँ पे हिस्ट्री पे, है ना भैया। नौजवान सभा का गठन कौन किए थे? भगत सिंह साहब किए थे 1926 ईस्वी में। नौजवान सभा, देखिए भगत सिंह साहब के बारे में बहुत सारे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले पूछते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बताइएगा बंगा में हुआ था, बंगा गांव का नाम है। इसके अलावा भगत सिंह साहब ने असेंबली में बम कब फेंका, तो बताइएगा 8 अप्रैल 1929 को फेंका था आपका असेंबली में बम। इसके अलावा भगत सिंह को फांसी कब हुई, तो बताइएगा 23 मार्च 1931 को हुआ था फांसी। तो ये तीनों आंकड़े भगत सिंह साहब के नाम से। इसके अलावा भगत सिंह साहब का एक किताब है, मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं। ये किताब लिखे भगत सिंह साहब, अच्छे बहुत किताब लिखे, लेकिन ये ज्यादा पूछे जाते हैं, मैं नास्तिक क्यों हूं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मंदिर प्रवेश आंदोलन, ये 1927 में भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा चलाया गया था। इसके अलावा एचआरए का गठन का श्रेय सचिंद्र सन्याल को दिया जाता है। एचआरए 1924 में ये कौन है भाई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इनकी स्थापना 1924 में, तथा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसी एचआरए को जो है रिफॉर्म करके इसमें सोशलिस्ट शब्द यानी एस को जोड़ा गया था। ये कब हुआ था? 1928 में। इसका जो नामकरण है भगत सिंह साहब के द्वारा करवाया गया था 1928 में। और इसका नामकरण कहां पर हुआ था? तो दिल्ली के अंदर हुआ था, ध्यान रखेंगे। फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसे आजकल हम अरुण जेटली मैदान कहते हैं, उसी मैदान में भगत सिंह साहब अपने अन्य सहयोगी यानी जो नौजवान सभा थे उनके सदस्य और खुद मिलके जो है निर्णय लेते हैं कि एचआरए का नाम अब HS हसरा हो जाएगा। HS हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हसरा हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि एग्जामिनर अगर कल होके आपसे क्वेश्चन पूछे कि एचआरए का नाम परिवर्तन का विचार सबसे पहले किस क्रांतिकारी के मन में आया, तो चंद्रशेखर आजाद बताइएगा। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आजाद हिंद फौज कहिए या फिर INS कहिए, इंडियन नेशनल आर्मी कहिए, है ना। तो ये जो है आपका कौन किए थे? INA, है ना। तो ये जो कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस, इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सुभाष चंद्र बोस साहब से अभी एक जो है दिवस भी आता है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस आता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना, सुभाष चंद्र बोस साहब के जन्मदिन पे। अपना अगला प्रश्न है हमारा, आपूर्ति अपनी मांग खुद बनाती है, यह कथन किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का है? आपूर्ति जो है ना, अपनी मांग खुद क्रिएट कर लेता है, यह कौन से अर्थशास्त्री ने कहा था? तो JB शॉ ने कहा था, इसे ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनका एक किताब का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ
ऑफ नेशन, ये किताब किसके हैं भाई? एडम स्मिथ के। ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम क्या कहता है कि जब संतुलन हो, जब स्थिति कोई ज़्यादा मतलब सामान्य हो, संतुलन में हो, है ना, तो उस समय क्या होती है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ता है तो मांग ऑलरेडी घट जाती है, सॉरी अपने आप घट जाती है, और जब कीमत घट जाता है तो मांग अपने आप बढ़ जाती है। ये आपका मांग का नियम है। इसके अलावा मुनाफे का नवाचार का सिद्धांत किसने दिया था? तो जेएम शुम्पीटर ने दिया था। एक एक बात को ध्यान रखेंगे, जो चीज़ नया लिखे लगे उसे जो है विशेष ध्यान देके हो सके तो लिख लीजिएगा। मुनाफे का नवाचार जेएम शुम्पीटर ने दिया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार रेगनर फिश को दिया गया था। ध्यान रखेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है बाद में स्टार्ट हुआ था 1968 के दरमियान, ठीक है। और ये जो है स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। सेंट्रल बैंक मतलब उसका सेंट्रल बैंक नाम नहीं है, जो जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक जिसे कहते हो आप, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वैसे ही जो स्वीडन के सेंट्रल बैंक है, जो केंद्रीय बैंक है, उनके द्वारा आपका इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। 2000 जो अभी 23 चल रहा है, इसमें इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? क्लॉडिया गोल्डन को। किसे मिला है? क्लॉडिया गोल्डन नाम है इसका, ठीक है। मैं इसे याद रखने के लिए बताया था कि भाई देखिए गोल्ड मतलब क्या होता है? सोना। इकोनॉमिक्स में सोना वाला पुरस्कार, सोना भी महंगा है। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र का विज्ञान, मतलब पैसा कौड़ी भैया। तो ये इससे याद रख लीजिएगा, गोल्डन क्लॉडिया। और ये कहाँ के हैं? तो यूएसए के रहने वाली है। इनको मिला है इकोनॉमिक्स के अंदर 2023 में नोबेल पुरस्कार, ठीक है भाई। भारत के लिए इकोनॉमिक्स में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो अमर्त्य सेन साहब को मिला था। अमर्त्य सेन को मिला था सबसे पहले। का कहने का मतलब है कि बाद में भी मिला होगा। तो बाद में 2019 में अभिजीत बनर्जी साहब को नोबेल पुरस्कार मिला, जो भारतीय मूल के हैं, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो आपका प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस है, ये माल्थस ने जनसंख्या के वृद्धि और अर्थशास्त्र में उपलब्धता को जो है रिलेट किया था। यानी अर्थशास्त्र में रोजगार के साधन या खाद्य आपूर्ति कह सकते हैं, है ना, और जनसंख्या वृद्धि में संबंध दर्शाया था। इनके अनुसार कहा गया कि भाई जो आपका साधन है, जो खाद्य आपूर्ति है, ये समान अनुपात में बढ़ रहे हैं, लेकिन जनसंख्या गुणित अनुपात में बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात एकदम सही है। इसके अलावा भारत में तेंदुलकर कमेटी किस चीज के लिए गठन किए गए थे? तो गरीबी रेखा के अवधारणा की समीक्षा हेतु। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, तेंदुलकर कमेटी पूछा जाता है ना, तो क्रिकेट न खेलने लगना। इनके अलावा भाई वो तेंदुलकर नहीं है, सचिन वाला नहीं है भाई, है ना। सरनेम तो एक कई हो सकते हैं, कई लोग हो सकते हैं ना। पीडीएफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे मैं 30 सेकेंड का समय लेके आपको थोड़ा सा कर दूं, है ना। एसएससी और टॉपिक वाइज ये पीडीएफ लेंगे, ये रेडी पोजीशन में है। 25 रुपया में हमारे 57 क्लास प्लस 12 टॉपिक वाइज मिलेंगे, यानी 57 10 67 2 69 क्लास का हमारा पीडीएफ आपको 25 रुपया में मिलेगा, है ना। और इसी शिद्दत के साथ जैसे आप वॉच कर रहे हो वैसे ही होंगे, सेम टू सेम, वैसे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ और मिली जुली हर सेक्टर से और टॉपिक वाइज अलग अलग टॉपिकों पे बनाई गई है। तो मात्र 25 रुपये के अंदर। इसके अलावा एसएससी डीपीजीडी के लिए मैंने 21 क्लास चलाया था, ये पूरा कर लिया गया है सकुशल। एक क्लास बाकी है, आज या कल में करा के इसे कंबाइन करके दे दिया जाएगा, है ना। 20 क्लास हो चुके हैं। और टॉपिक वाइज ये 40 रुपया में मिल जाएगा। तो 69 क्लास पहले देखे थे, 21 क्लास और जोड़ ली तो 70 20 90 क्लास 40 रुपया में मिलेगा। इसके अलावा बिहार एसएससी टॉपिक वाइज ये मिल जाएंगे जी आपको 35 रुपया में, जो आप क्लास वॉच कर रहे हैं इसके 40 क्लासेस आएंगे, है ना। पर डे एक मिलेगा। अभी तक जो है 13वां आप देख रहे हैं, और टॉपिक वाइज इसमें भी फ्री मिलेंगे। तो 40 और 12 52 क्लास आपके जो है 35 रुपया मिलेंगे। इनके अलावा अगर आप नीचे की लाइन देखें, एसएससी बीएसएससी टॉपिक वाइज आपने देखा 57 क्लास 40 क्लास और 12 क्लास, 57 40 और 12 जोड़ लीजिएगा, गणित हमसे अच्छा है, 60 रुपया मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप 21 क्लास और इसमें ऐड करते हैं डीपीजीडी वाला, तो आपको जो है 70 रुपया में। यानी अगर आपने ये 70 रुपया खर्च कर लिया मेरे भाई, तो गारंटी है कि 6 महीने के अंदर आपकी जीके जो है 400% बूस्ट नहीं हो गया, तो आपके पैसा मेरे पास जो है सुरक्षित है। आप कभी भी ले सकते हैं कि भाई हमें कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य बिहार में स्थित है? आपके ऑप्शन है खिजरिया, मजीरा, मैनी, नागी बांध। ये 4 है। इसमें से कौन सा एक जो
है बिहार में स्थित है, आपसे पूछ रहा है। देखिए नागी बांध पक्षी अभयारण्य जो है ये बिहार के जमुई में है। तो ये मैंने आपको सीट ही दे दिया था कि बिहार में है ना जितने भी वन्य जीव अभयारण्य हैं 13 है, एक नेशनल पार्क है, एक टाइगर रिजर्व है, इस प्रकार की पूरे लिस्ट ही दे दिया था। बाद बाकी आगे का काम आपका है ना। तो आइए अन्य ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। खिजरिया पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर है? ये गुजरात के अंदर स्थित है। गुजरात में आप जाएंगे गिर नेशनल पार्क मिलेगा जो एशियाई शेर के लिए प्रचलित है, न कि एशियाई बाघ के लिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन बना है और बच्चे गलत करके आए हैं। एशियाई बाघ भी लिखा रहता है। ठीक है, तो एशियाई बाघ छोड़ के एशियाई शेर मारिएगा, क्योंकि लायन और टाइगर में फर्क होता है। इसके अलावा बंसदा नेशनल पार्क ये भी गुजरात में है। गुजरात में आते हैं स्टेचू ऑफ यूनिटी है नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा जिसके मूर्तिकार राम सुतार हैं, जो दुनिया में इस समय सबसे ऊंची प्रतिमा है। गुजरात के भावनगर में नमक अनुसंधान केंद्र है। गुजरात में जरी का काम होता है, नवसारी में, सूरत में, है ना, ये सब जरी का काम होता है, कढ़ाई का काम होता है। सूरत में टेक्सटाइल फैक्ट्रियां काफी है, तो सूरत में टेक्सटाइल का काम होता है, हीरा की कटाई होती है। इसके अलावा गुजरात में और आएंगे तो पालिताना का जैन मंदिर है, ये मेहसाना में गुजरात में स्थित है। गुजरात में आएंगे तो मोढेरा का सूर्य मंदिर है। ये मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव बना है इंडिया के अंदर। गुजरात में आएंगे तो कच्छ के रण है जहां पे लूनी नदी विलुप्त हो जाती है ना। तो ये सब गुजरात में है। गुजरात में जो है काठियावाड़ी प्रायद्वीप है, काठियावाड़ी प्रायद्वीप है आपका गुजरात में। ये सभी बात ध्यान रखेंगे मेरे भाई, काम आएगी आपको। सोमनाथ मंदिर है। इनके अलावा मजीरा पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो पक्षी अभयारण्य सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क पूछे जाते हैं ये आपका पापीकोंडा है। पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है और मजीरा पक्षी अभयारण्य भी आंध्र प्रदेश के अंदर ही है। आंध्र प्रदेश में भी बहुत सारे आकर्षण का है। अरकू घाटी है आपका आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में अरकू घाटी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में और भी आएंगे तो इसके नृत्य वगैरह काफी पूछे जाते हैं, कुचिपुड़ी वगैरह, है ना। ये सब ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश के रिलेशन में भी थोड़ा सा। इनके अलावा मायनी पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मायनी है। महाराष्ट्र में बहुत सारे नेशनल पार्क भी हैं, लेकिन जो संजय गांधी नेशनल पार्क है ये कंफ्यूजन का पेयर है। ये कैसे है कंफ्यूजन का पेयर कि खाली संजय नेशनल पार्क कहता है, तब आप जो है एमपी को आंसर करके आइएगा। संजय में गांधी भी लगा दिया तो फिर महाराष्ट्र हो जाएगा आंसर। तदोबा नेशनल पार्क यही है। नागी पक्षी अभयारण्य बिहार के जुमई में है, मैंने अभी भी बता दिया था। इसके अलावा ये सीट की मैं बात कर रहा था जिसमें आपको सारा ब्यौरा है बिहार के अंदर जो भी आपका धरोहर है, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, पक्षी अभयारण्य जो भी है, ये सभी के जो है एक ही लिस्ट में दर्शाया गया है। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान, एक टाइगर रिजर्व व 13 अभयारण्य है। टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान कौन से होंगे? तो वाल्मीकि होंगे, जो कहां पे? पश्चिमी चंपारण में होता है और यही ज्यादा पूछा जाता है। बाद बाकी ये सीट है, आपको कहीं से भी पूछेगा तो आप बना सकते हो। बाद बाकी धरोहर में हमने बताया है कि बिहार में केसरिया स्तूप है, बिहार में केसरिया स्तूप है। बिहार में राजगीर है, राजगीर का कुंड वगैरह प्रसिद्ध होता है। बिहार में बराबर की गुफा है, बराबर की गुफा है बिहार में। ये सब आपके बिहार के अंदर की बात है। देखिए दोस्तों, जो बच्चे सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं पीडीएफ से पढ़ लूं, वीडियो ना देखूं, तो फिर इतने फायदा तो नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे है ना 7-8 एक्स्ट्रा फैक्ट है और मैं कम से कम मुझे लग रहा है कि 20 में मौखिक रूप से बता दिया। तो ये जो चीज छूटेगा ना, ये आपको लिंकिंग छूट जाएगा, लिंक करने वाली चीज छूट जाएगा, है ना। मैं जानता हूं कि इस जो मैं मौखिक रूप से मैं बताया इसमें से अधिकांश चीज आप जानते हो, लेकिन इसे लिंक कैसे बनाया जाए, कैसे इसके साथ ये भी क्वेश्चन याद किया जाए, ये आप मुझसे सीखोगे। और यही सीखने के लिए बच्चे जो है, जो हमसे जुड़ा है, मुझे जैसा लगता है इसीलिए जुड़े हैं। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि किताब में और दुनिया में तो हर चीज है, खोजने के ऊपर डिपेंड है। आप इतने मेहनत खाली जीके जीएस तो पढ़ना नहीं होता, इसीलिए मैं उन सब चीजों को लेके आता हूं जो कम में सागर में गागर का काम करे। पढ़ो कम, काम ज्यादा आए। ठीक है मेरे भाई, और साथ ही साथ याद करने की लिंकिंग प्रोसेस, एक से कई चीज को याद दिलाना, जिससे क्या होता है लिंक हो जाता है आपके चीज। इसके अलावा एशियन गेम 2022 में अविनाश सावले ने किस खेल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? जैसे अभी आप एशियन गेम्स की बात करेंगे तो भारत को कितने पदक मिला था? तो 107 पदक मिला था। अभी संपन्न हुआ है 2023 में। ये 2022 वाला ही खेल है, लेकिन 2023 में संपन्न हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? ये चाइना के गुंजवाओ शहर में हुआ है ना। सबसे पदक टैली में फर्स्ट रैंक किसका रहा है? तो चीन का रहा है। और भारत का रैंक कैमा रहा है? तो चौथा रैंक रहा है 107 मेडल के साथ। तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका ये जो आंसर है, इसका जो आंसर है अविनाश सावले जी, ये आपका जो है 3000 मीटर स्टेपल चेस में जो है गोल्ड जीता भारत के लिए। ठीक है,
कल मैंने आपको स्पोर्ट्स के ऊपर एक कंबाइंड वीडियो ही बना दिया था कि 2023 में हमने 51 मेजर गेम को लेके एक वीडियो बनाया है, जिसमें 51 गेम इवेंट के बारे में आप सब कुछ जानेंगे। विनर, प्लेस, उपविजेता, विजेता, कैमा टाइटल है, चर्चित पर्सन, ये सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो दादा तो चैनल पेज पे टॉप ट्रेंडिंग प्लेलिस्ट करके नाम है, ट्रेंडिंग टॉपिक वाइज ट्रेंडिंग प्लेलिस्ट इस प्रकार का, तो आप वहां से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो 3000 मीटर स्टीपल चेस में जो है इन्होंने गोल्ड जीता। कौन? अविनाश सावले। अब ये जो 2022 वाला जो 2023 में संपन्न कराया गया एशियाई गेम, ये कैमे नंबर का था तो 19वें नंबर के था। ठीक है भाई, 19वें गेम थे। भारत में ही इसकी स्टार्ट हुई थी 1951 दिल्ली से, और भारत में सेकेंड टाइम भी ये गेम हुआ 1982। अब तक 2 बार हुआ है। एक बार भारत में राष्ट्रमंडल खेल भी हुआ है 2010 में। तो ये मेजर गेम में इन्हें ध्यान रखेंगे। क्रिकेट को अगर अभी मैं छोड़ रहा हूं तो इसके अलावा भारतीय टीम के ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक कौन थे? हरमनप्रीत और लवलीना। हरमनप्रीत है इंडिया के हॉकी टीम से जुड़े हुए कैरेक्टर, और लवलीना है पेशेवर भारतीय महिला बॉक्सर जिन्होंने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 जो दिल्ली में हुआ था वहां पे गोल्ड जीती। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा समापन समारोह में ध्वजवाहक पीआर श्रीजेश, ये पीआर श्रीजेश भी भारतीय हॉकी टीम से जुड़े हुए कैरेक्टर हैं। एशियाई खेल 2022-23 का मस्कट क्या था? तो 3 लोगो था, ट्रिगियो ऑफ रॉबर्ट, 3 रॉबर्ट था। इनका नाम क्या है? कोंकण, लिनियन, चेंचन, ये 3 नाम है। आपको सीधा सीधा पूछेगा 3 रॉबर्ट, या फिर एग्जामिनर का माइंड घूम गया तो ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से एशियाई गेम हुआ है उसमें से इन 3 रोबोट में से 4 में से कौन एक नहीं थे। तो ऐसा भी हो सकता है भाई, एग्जामिनर का क्या भरोसा। मोटो क्या था? हार्ट टू हार्ट। अब वैसा प्लेयर का नाम यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ, सेम अंदाज में वो स्पोर्ट वाले में भी लिखा था कि जो व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीते। जैसे अनुरानी क्या खेलती है? स्टार भाला फेंक के खिलाड़ी है महिला। नीरज चोपड़ा भाला फेंक के स्टार खिलाड़ी हैं। ज्योति सुरेखा तीरंदाजी, और एगो ज्योति याराजी है। ठीक है, इस खेल में नहीं, ज्योति याराजी जो है 100 मीटर हर्डल में जो है गोल्ड जीती ज्योति याराजी। ठीक है, लेकिन इस खेल में नहीं। पारुल चौधरी वुमन 5000 मीटर, शिफ्ट कौर शर्मा शूटिंग से, तेजेंद्र पाल सिंह शॉटपुट से, पलक गुलिया शूटर से, अविनाश सावले 3000 मीटर स्टीपल चेस से गोल्ड जीते। तो ये सब ध्यान रखेंगे। भारत को पहली बार इसी खेल में बैडमिंटन में गोल्ड मिला है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इंडिया वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम अभी जो है मतलब ग्रुप में किसे गोल्ड मिला, मतलब ग्रुप में टीम वाला में, तो इंडिया नेशनल महिला वाला क्रिकेट टीम, इंडिया नेशनल पुरुष क्रिकेट टीम, भारतीय महिला क्रिकेट हॉकी टीम, है ना, इंडिया महिला राष्ट्रीय कबड्डी टीम, इंडिया नेशनल पुरुष कबड्डी टीम ने भी अपने नाम गोल्ड किया, और बैडमिंटन में भी आपने देखा। इसके अलावा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह किस अधिनियम को प्रस्तावित किया? भैया, है ना भाई, पहले अधिनियम, मान लीजिए कि जब तक संविधान नहीं लगा था तो क्या हमारे यहाँ अराजकता थी? नहीं भाई, अराजकता नहीं थी, चल रहा था हमारा सरकार, लेकिन एक लिखित रूप में, एक प्रॉपर वे में नहीं था। तो उससे पहले कहां से कंडक्ट होता था? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो नियम दर्शाए गए थे, इनके अनुसार हम चल रहे होते हैं। तो इन्हीं का जगह जो है पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को जब हम संविधान लागू करके देश को गणतंत्र किए, तो इन्हीं का जो है इनको रिप्लेस किया। सिंपल तो समझिए, इसको रिप्लेस किया, जैसे नीति आयोग रिप्लेस कर दिया योजना आयोग को। ठीक है, इसके अलावा 26 जनवरी को लागू होने का कारण उसी दिन 1930 में जवाहरलाल नेहरू इत्यादि नेताओं ने, है ना, जो है स्वतंत्रता दिवस मना लिए थे। मतलब जैसे लाहौर अधिवेशन हुआ था ना 1929 में, तो उसका जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किए थे जवाहरलाल नेहरू। तो उसी की डेडलाइन को कवर करते हुए 26 जनवरी 1930 को इन्होंने जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए थे। तो इसी को याद को तरोताजा करते हुए हमने 26 जनवरी को ही संविधान को जो है लॉन्च किया था। नहीं तो 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बन के तैयार हो गया था, ये आप सभी जानते हैं। इसके अलावा
जिसे कानून दिवस कहते हैं या संविधान दिवस कहते हैं। अभी 4-5-7 दिन मेरे ख्याल से 10 दिन हो गया, बीत गया है ना, 26 नवंबर। संविधान निर्माण में संबंधित कमीशन कौन थे? कैबिनेट मिशन। इसके कितने सदस्य होते हैं? 3। कौन कौन से? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टोफर्ड क्रिप्स, ये 3 सदस्य थे। 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। इसके अलावा भारतीय संविधान के अधिकांश तत्वों को कहां से ग्रहण किए गए हैं? तो बताइएगा 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है अधिकांश तथ्य आज भी प्रेरित है हमारे संविधान में, तथापि बहुत सारे देशों से हमने संविधान में तथ्यों को समावेशन किया है। जैसे कई सारे देश आप हैं, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, कनाडा, बहुत सारे देश है, रसिया, लेकिन फिर भी जो 1935 शासन अधिनियम है वहां से ज्यादा चीजों को लिया गया है। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को किससे प्रतिस्थापित किया गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इंपीरियल बैंक बने थे 1921 में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बने 1955 में। इंपीरियल बैंक का मैंने बताया था कि ये 3 बैंकों को मिला के अपने आप में बना था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कोलकाता, ठीक है। इसके अलावा गेट का स्थान ले लिया आपका 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO, है ना। इनके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन को समाप्ति की गई। इसके अलावा बर्मा को भारत से अलग किया गया, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा तूतीलावा मेला का आयोजन भारत के किस प्रदेश में होती है? देखिए, आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो झारखंड को अच्छे से सोच समझ के जाइएगा। मैंने आज तक एक भी ऐसा एग्जाम नहीं देखा जो बिहार का एग्जाम में कि झारखंड से कोई क्वेश्चन नहीं आया। या तो आपका वहाँ जो खनिज वाला जो स्थल है उसका नाम पूछेगा, या तो वहाँ की जनजाति पूछेगा, या तो वहाँ की कोई फेस्टिवल पूछेगा, या तो वहाँ पे जो पकवान वगैरह होते हैं, जो पोशाक वगैरह होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन पूछते जरूर हैं झारखंड का। झारखंड का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। सुभाष चंद्र बोस से आज तक मैंने बिहार का ऐसा एक भी एग्जाम नहीं देखा जहां से एक क्वेश्चन नेताजी से रिलेटेड ना हो। पिछले CGL में 4 क्वेश्चन नेताजी से रिलेटेड था। कौन कौन सा था भाई? जो कालका हावड़ा मेल एक्सप्रेस है उसका नाम बदल के क्या हो गया है? तो नेताजी के नाम पे हो गया है। इसके अलावा नेताजी आपदा प्रबंधन पुरस्कार पूछा था, पराक्रम दिवस पूछा था और नेताजी के गुरु पूछे थे। 4 क्वेश्चन पूछे थे, 4, है ना मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। तूतीलावा मेला का आयोजन ये झारखंड में होता है। झारखंड प्रारंभ में दक्षिणी बिहार का हिस्सा था, आप सभी जानते हैं, है ना। इसके अलावा ये 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हो गया। 2000 में और भी 2 स्टेट अलग हो गए। आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन कौन से अलग हुए थे। इसके अलावा ये खनिज के दृष्टिकोण से परिपूर्ण है। नजदीकी पठार कौन सा रहेगा? तो छोटा नागपुर का पठार, यानी झारखंड किस पठारी का हिस्सा है? तो छोटा नागपुर पठार बताइएगा कि वहीं पे है। इनके अलावा झारखंड के कुछ प्रमुख नदियों में कौन कौन से प्रमुख हैं? तो बराकर नदी, स्वर्णरेखा नदी, इन दोनों को प्रमुख होने का कारण है एगो जो है आपका पर्यटन स्थल है और एक जो है वहां पे लाभकारी जो है राज्य को लाभ पहुंचाते हैं। ये कौन? बराकर। बराकर क्या है भाई? इस पे तिलैया बांध है। तिलैया बांध परियोजना आपका बराकर नदी पे है और स्वर्णरेखा नदी पे आपके हुंडरू जलप्रपात है ना। तो ये दोनों ज्यादा आपके एग्जाम में आने के लिए ललायित है। इनके अलावा ये जो बराकर नदी है इसको SSC ने पूछा था कि किसका सहायक नदी है ये, तो आपको बताना है भाई ये दामोदर का सहायक नदी है। दामोदर का सहायक नदी है बराकर नदी। और मैंने आपको बराक नदी भी बता रखा है, बराक ओबामा वाला बराक नदी। तो ये बराक नदी जो है ये आपका ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, और बराकर है आपका दामोदर। इसके अलावा झारखंड में मनाए जाने वाले त्योहारों में और आएंगे तो सरहुल, ये जनजातीय फेस्टिवल है सरहुल। इसके अलावा भगता पर्व, ये भी जनजातीय फेस्टिवल है। हाल पुहन्या फेस्टिवल का नाम है भाई, है ना, हाल पुहन्या, जो झारखंड से हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे से जुड़े हुए भी हैं। बताइएगा ये क्या होता है मेरे भाई, है ना, इसमें आप क्या क्या खाते पीते हो, क्योंकि हम तो सिर्फ इतना ही जानकारी दे सकते हैं कि ये वहां का है ना। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए बहुत सारे चीज होते हैं। जैसे हम सिर्फ मान लीजिए मैं बिहार से हूँ तो मैं जितना छठ के बारे में जानूंगा उतना पढ़ के नहीं जाना जा सकता। लोग जो चीज जिसे लोग जीते हैं और जो सीखते हैं वो दोनों में फर्क तो होता है, ठीक है। इसके अलावा रोहिणी, ये भी झारखंड का है, ये फसली त्योहार है रोहिणी। इसके अलावा छऊ डांस, ये भी आपके झारखंड में हो जाते हैं। छऊ 3 जगह होता है, पुरुलिया, सरायकेला, मयूरभंज, है ना। तो ये वो झारखंड वाला है। इसके अलावा झारखंड में पारसनाथ की चोटी भी है, जिसके प्रांगण में एक जैन तीर्थ स्थल भी है जिनका नाम है समेध शिखर। इसके ऊपर जो है काफी आपने मतलब सार्वजनिक किए जाने के लिए जो है मनाही की है जैन धर्म के लोग। इनके अलावा जैन धर्म की प्रमुख त्योहार भी याद रखिएगा, पर्यूषण होता है। झारखंड में की जाने वाली काट छांट जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे कुरवा कहा जाता है। जिसे आप झूम कृषि कहते हो तो झारखंड में उसे कुरवा कहते हैं। निम्नलिखित योजनाओं में उससे स्थापित किए गए वर्षों के साथ उनका मिलान सही नहीं है। किसका मिलान सही नहीं है? योजना और उनसे जो है
लॉन्च किए गए वर्षों के साथ याद कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में अपने जगह एकदम सही है। भारत निर्माण योजना 2005 ये भी सही लग रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, हाँ ये भी सही है। तो इसमें गलत है सी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भैया 2019 में ही इंट्रोड्यूस करवाया गया था, है ना। इससे मिलता जुलता नाम क्या है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को 2020 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये किसान सम्मान निधि योजना का नहीं, किसान सम्मान को 2019 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च करा गया था। तो सी वाला मैच मिसमैच है, गलत है, बाद बाकी सब सही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में गोरखपुर से हुआ था। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 की राशि दी जाती है, 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपया 4-4 माह पे, ठीक है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं कि कितने कितने माह पे जो है रकम दी जाती है किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, तो बताइएगा 4-4 माह पर, है ना। 2-2 हज़ार रुपया 3 बार हो गया, 12 माह में 6,000। अन्नपूर्णा योजना जो अत्यधिक गरीब कल्याण हेतु शुरू किया गया था, ये 2000 ईस्वी में स्टार्ट होता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये 2020 में जो कोरोना के कारण जो रेहड़ी विक्रेताओं, जो ठेला वाला विक्रेता, जो वेंडर है, मतलब रोड के किनारे बेचने वाले लोग हैं, उनके जो धंधा चौपट हो गए तो उनके लिए एक आर्थिक लोन देते हैं हल्का, है ना। ये आपका जो है स्वनिधि योजना है। एक आपने स्माइल योजना भी सुना होगा, स्माइल योजना, ये स्माइल योजना ट्रांसजेंडर भिक्षुकों इत्यादि पे लागू होता है। ये भी क्वेश्चन कई दफा एग्जाम में आया है। इसके अलावा जवाहर रोजगार योजना ये 1989 में है। गाँव घर में जो छोटे छोटे पुलिया है जिसके नीचे से ऐसा मतलब सीमेंट का पुराने जो ऐसा पाइप निकला होता है पानी बहने के लिए और रोड होता है, तो वहां पे आप देखोगे लिखा रहता है ये चीज जवाहर रोजगार योजना, है ना। जो उस समय का मैंने देखा है, मेरे गांव में अभी भी है पुराना, आप लोग गांव में भी हो सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अधिकतम 10 लाख की लोन देते हैं 3 कैडर में, पहले ही बता रखे हैं, ये भी लोन वाला योजना है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? देखिए 243 जो है स्थानीय स्वशासन जो है उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि आप बिहार की एग्जाम देने जा रहे हैं। बिहार नहीं, आप किसी भी राज्य सरकार की एग्जाम देंगे तो राज्य सरकार के एग्जाम में जो आपका बहुत बड़ी विशेषता है ये है जी स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन से क्वेश्चन जरूर आते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो जरूर ध्यान रखेंगे। 243 पर मैंने अलग से वीडियो बना दिया है क्योंकि ये ज्यादा महत्व के आर्टिकल्स हैं भाई, ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं, ठीक है। देख लीजिएगा टॉपिक वाइज वाले में, इसकी पीडीएफ भी दी जाएगी अगर आप पीडीएफ बाय करते हो तो, है ना। नगर पालिका की सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र सीमा, खाली उम्र सीमा ही नहीं है, 243 के भी में सीधे सीधे आप योग्यता की बात कर सकते हो कि अगर आपको नगर पालिका में सेलेक्ट होना है, अगर आपको म्युनिसिपैलिटी में कोई भी चीज चाहिए, पद चाहिए, खड़ा होना है, तो आपकी एज, योग्यता या फिर जो भी क्राइटेरिया है इन सब की बात जो है आपको 243 भी में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके आर्टिकल है, नगरीय निकाय से संबंधित सभी आर्टिकल है। सबसे पहले 243P है। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 243 क्या है अपने आप में, तो बताना भाई 243 अपने आप में जो है इसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर स्थानीय स्वशासन के अंदर क्या क्या आ जाता है? ग्राम पंचायत आ जाएगा, नगर पालिका आ जाएगा, सहकारी समिति वगैरह की प्रावधान भी इसमें दर्शा दिया गया बाद में 9 के बी बना के, तो ये सब जो है आपको इसी में मिलेंगे, है ना। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन का जनक भी इंडिया में पूछा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक पूछा जाता है। तो आप लोग के लिए मैं रखता हूं, है ना, इसके 4 अंग्रेज, और 4 अंग्रेज तो जानते हैं इतने फेमस इतने क्वेश्चन आते हैं, तो बताइएगा कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। इसके अलावा 243P में परिभाषा है, Q में नगर पालिकाओं का गठन है, R में नगर पालिका की संरचना है, 243S में वार्ड समिति आदि का गठन है। इस प्रकार से अभी जो आप इस क्वेश्चन का बेस देख रहे थे, ये देख रहे थे आप, ये 243B सदस्यता के लिए निर्हरताएं या फिर योग्यताएं मैं यहाँ पे कह दिया था, तो ये भी जो है सेम चीज हुआ, तो इसी को जो है ये बेस बनाया गया। बाद में कि ये पीडीएफ आप देखेंगे सब कुछ समझ में आएगा। इसके अलावा जो आप नीचे देख रहे हैं ये आपके मन में विरोधाभास पैदा कर रहा होगा कि ये 243Y में वित्त आयोग है, तो सर आपने तो बताया था कि 243I में वित्त आयोग है ना। तो ये हो सकता है भाई आपके मन में उठा हो, आपका मूड जो अभी बहुत कौला है ना, अभी तो आप दहलीज पे वहां खड़े हो कि बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको,
क्या ज़्यादा चलता है आपका मन, है ना, चंचल है ना। तो ये जो है भाई 243 जो है ये इसके द्वारा वित्त आयोग का गठन करते हैं राज्यपाल, राज्य में, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा राज्य में गठन किया जाता है वित्त आयोग का गठन, कि मतलब जो राज्य सरकार को जो भी आपकी टैक्स से या जो स्रोत है राज्य सरकार की इनकम की, वहां से स्थानीय निकाय वगैरह के लिए जो फंड होता है ये होती है जी वित्त आयोग, समझ गए। इसके अलावा जो नगर पालिका की लेखा जोखा जो खर्च वगैरह के लिए जो बजट है ये आपका 243 में डिफाइन किया गया अलग से, और ये है वित्त आयोग, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा बता दिए, स्थानीय स्वशासन बता दिए थे। इस आर्टिकल के ग्रुप में ग्राम पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समिति प्रावधानों को दर्शाया गया। 243 की बात हो रही है। यह पूर्ण वीडियो आपको पहले ही अलग से मिल चुका है और पीडीएफ भी, है ना, ये मैं लिख भी दिया हूँ यहाँ से। इसके अलावा संविधान में थोड़ा सा हम नगर पालिका और ग्राम पंचायत को देख ले, क्योंकि यहाँ से और भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे पूछता है कि ग्राम पंचायत का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 9 में है ग्राम पंचायत, है ना। भाग 9 में ए में है नगर पालिका। ग्राम पंचायत से संबंधित अनुसूची है 11, इसमें 29 विषय हैं। अनुसूची 12, इसमें 18 विषय हैं जो नगर पालिका से संबंधित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन पड़े हैं कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने मदों, तथ्यों या विषयों को रखा गया है, तो 29। उसी प्रकार से जो नगर पालिका वाला अनुसूची है 12वीं, इसमें 18 विषय है। उसी प्रकार से 73वां जो अमेंडमेंट है ये ग्राम पंचायत को रिलेट करता है, जबकि 74वां अमेंडमेंट है ये नगर पालिका को अमेंडमेंट जो है जोड़ता है या संबंधित है नगर पालिका से। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, 11-12 है ना, 9-9 का ए, 73-74 ग्राम पंचायत और नगर पालिका। इसके अलावा अनुच्छेद 243 आई के अनुसार वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करते हैं राज्यों के अंदर, और केंद्र में 280 के जो आर्टिकल है इसके अनुसार प्रेसिडेंट करते हैं। अभी 15वीं वित्त आयोग चल रही है। प्रसिद्ध अनंतगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है भैया, तेलंगाना में स्थित है अनंतगिरी की पहाड़ियाँ। इसके अलावा पारसनाथ की चोटी ये झारखंड में है। अरकू घाटी तथा नल्लमाला की पहाड़ी ये आंध्र प्रदेश में। इसमें नल्लमाला लिखेगा, नल्ल न ल संजुक माकर लाकर, नल्लमाला ये आपका कहाँ पे भाई, आंध्र प्रदेश के अंदर। नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में है। आप जानते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन भी है नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु के अंदर। गुरु शिखर अरावली पहाड़ी की जो है सबसे टॉप जो है पिक है, लेकिन अरावली पर्वत किसी एक स्टेट में है ऐसा कहना गलत होगा। अरावली पर्वत जो है इसकी विस्तार राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और पंजाब के भी कुछ भाग में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, आपका अरावली पर्वत की विस्तार है, वहां पे गुरु शिखर चोटी इसके सबसे हाइट वाली चोटी है। तो यहाँ पे चोटी हम खेल रहे थे तो बता दिए। इसके अलावा और भी आते हैं थोड़ा सा हिल स्टेशन महाबलेश्वर, माथेरन ये कहाँ है भाई, तो ये आपका अजंता एलोरा ये कहाँ पे है, सभी के सभी महाराष्ट्र में है। यही महाबलेश्वर से आपकी कृष्णा नदी का उद्गम होता है जो प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड सबसे बड़ी नदी भी है। इसके अलावा ये माथेरन में अभी भी जो है आपका सबसे मिनी ट्रेन जो है ना वो चलता है, मिनी ट्रेन चलता है। मिनी ट्रेन जैसे आपने खिलौना देखा होगा वैसे छोटे छोटे डब्बा वाला मिनी ट्रेन चलता है, अभी भी चलता है। इसके अलावा अमरकंटक की प्रसिद्ध चोटी जहां से नर्मदा और सोन निकलती है ये आपका कहाँ पे भाई, एमपी में है। एमपी में सांची का स्तूप और खजुराहो का मंदिर और उदयगिरी की गुफा, बाघ की गुफा और आपका भीमबेटका की गुफा, ये पांचों भी जो है मौखिक रूप से जोड़ लीजिए मेरे तरफ से। इसके अलावा पटकाई बम पहाड़ी ये असम में स्थित है। ये सिर्फ असम में ही नहीं है, पूर्वोत्तर में है, और भी स्टेट में जाएंगे, नागालैंड वगैरह में भी जाएंगे, लेकिन असम भी याद रखेंगे। असम में नमेरी, डिग्री सगोवा, पावितोरा, मानस, ओरंग ये सब भी जोड़ लीजिएगा। गारो खासी जयंतिया ये कहाँ पे है भैया, मेघालय के अंदर है गारो खासी जयंतिया। इसके अलावा नंदा देवी और कामेत ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। कुमायूं हिमालय के टॉप चोटियों में सबसे टॉप नंदा देवी, दूसरा कामेत। इसके अलावा किसके द्वारा भारत में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम अनिवार्य बनाया गया था। यूं कहे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है किसने लाया था, तो आप कहेंगे मैकाले की रपट के अनुशंसा के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन में क्लू होते हैं और बिहार में बीपीएससी में कथन के रूप में इस क्वेश्चन
क्वेश्चन को पूछा है और अधिकांश बच्चे गलत कर दिए हैं। ये कैसे होते हैं, देखिए अगर आपसे पूछे कि भाई अंग्रेजी शिक्षा किसके काल में, तो किसके काल मतलब उस समय गवर्नर कौन था, तो विलियम बेंटिक के काल में 1835 की बात हो रही है ना, गवर्नर जनरल था ये। इसके अलावा तो अंग्रेजी शिक्षा किससे स्टार्ट हुआ, तो मैकॉले के रपट से। ये दोनों अलग अलग चीज है। किसके काल में मतलब उस समय राजा कौन था, तो ये बेंटिक था। किसके तथ्य के अनुसार, तो मैकॉले के अनुसार। ध्यान रखेंगे भाई, है ना। एक सेकंड, खांसी। इसके अलावा वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा से संबंधित भारत में आयोग की बात करेंगे, सैडलर आयोग, ली कमीशन, ये सभी के सभी शिक्षा से संबंधित है। इसके अलावा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक मैकॉले को कहा जाता है। मैंने अभी स्पष्ट कर दिया कि कैसे गलती होती है यहाँ पर भी। भारत में सिविल सर्विस का जनक कर्नवालिस को कहा जाता है, लॉर्ड कर्नवालिस। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत किस युग के चट्टानों से निर्मित है, जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, मैंने बता दिया था प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए हमें कि भाई तीन तरफ पानी हो और एक तरफ लैंड हो, तो इसे ऐसे स्थल को हम प्रायद्वीपीय स्थल कहते हैं। जैसे हमारा साउथ भारत, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, बच गया एक ही यही, है ना। तो इधर लैंड है, तो ये हो गया हमारा प्रायद्वीपीय भारत वाला हिस्सा। ठीक है मेरे भाई। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो चट्टान है उसकी निर्माण किस काल में हुआ, ऐसा पूछा जाता है, तो आर्कियन युग में, है ना। आर्कियन युग में। आर्कियन युग के चट्टान के जो है आपके प्रॉपर्टीज क्या है, यहां से भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके चट्टान रवेदार होते हैं, जीवाश्म का अभाव होता है। इस प्रकार के चट्टान कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, साथ साथ राजस्थान में भी मिलती है। देखिए आपको याद होगा, आपसे पूछा जाता है कि हिमालयी नदी और आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदी में क्या फर्क है। आपने कई दफा ये क्वेश्चन देखा होगा अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो। ठीक है मेरे भाई। तो मैंने इसमें बताया था कि जो हिमालयी की नदी होगा इसके पानी मटमैला गंदा होगा, है ना। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है इसकी पानी थोड़ी साफ रहेगी। हिमालय की जो नदी है इसकी चाल फास्ट होती है। ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है इसकी चाल थोड़ा स्लो होती है ना। तो पानी इसके साफ रहने का क्या है, क्योंकि इसके जो जीवाश्म वगैरह हैं यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल अभाव होता है इसी चट्टानों में। ठीक है भाई। तो ये भी एक कारण हो सकता है। और हिमालयी वाला जो है ना, इसमें बहुत सारे गाद घुला के लाते हैं अपने साथ, तो इसीलिए ज्यादा मटमैला होने का कारण हो सकता है। ठीक है भाई। ये सब थोड़ी बहुत आप खुद भी लॉजिक लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज किताबी भाषा से ही पढ़ा जाए। ठीक है भाई। इसके अलावा धारावार चट्टान, ये क्या है भाई, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांती चट्टान। अच्छा, चट्टान कई प्रकार के होते हैं, मैं ये चीज लिख रखा हूँ। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि अधिकांश मिनरल्स जो है ये सोना, चांदी, लोहा, तांबा, मैग्नीज, ये किस प्रकार के चट्टान में आपको मिलेगा भाई ओवरऑल, तो क्या बताओगे, धारवार प्रकार के चट्टान में ज्यादा मिलता है। ठीक है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम है, ये थोड़ा अपवाद है, ये आपका अवसादी चट्टान में ज्यादा मिलता है पेट्रोलियम, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा आग्नेय चट्टान वगैरह का निर्माण कैसे होता है ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप। यहाँ पे लिखा है अलग से, चलो। जो आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप होती है। जब आपका मैग्मा ऊपर आता है, लावा होता है, जब लावा ठंडा होता है तो आपका आग्नेय चट्टान बनता है। इसके अलावा भारत किस लैंड का हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आप जानते हैं अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में जो है पेंजिया का पतन हुआ था, तो भारत के हिस्से जो है गोंडवाना लैंड के हिस्से है भारत। इसके अलावा अवसादी चट्टान में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, बता दिया। भारत में 10% भाग पर पर्वत है, सबसे अधिक 43% भाग पे मैदानी भाग है भारत की। अगर आप ज्योग्राफिकल एरिया देखोगे, कंडीशन देखोगे तो, है ना। लगभग 27% भाग पे आपका पहाड़ी है। पहाड़ी समझ रहे हैं ना, पहाड़ी मतलब पहाड़, पहाड़ी और पठार तो आप मेरे हिसाब से समझ ही जाते होंगे, इसमें ऊंचाई फैक्टर बनता है ना। इसके अलावा औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए एक स्कूल शारदा सदन की स्थापना किसने की थी, तो ये पंडिता रमाबाई। इसे पंडिता की संज्ञा दिया गया था भाई रमाबाई को। ठीक है। इन्होंने विधवाओं के लिए स्कूल खोला था। इसी प्रकार से एक आता है ऐसे क्वेश्चन की बालिका के लिए स्कूल कौन खोली, तो ये आपका जो है बालिका के लिए सावित्री
सावित्री बाई फुले, ये जो है बालिका के लिए स्कूल खोली थी, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा एक पूछता है कि महिलाओं के लिए कॉलेज किसने खोले, तो कर्वे साहब खोले थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो ये सब जैसे जैसे लैंग्वेज बदलता जाएगा क्वेश्चन का आंसर भी बदल जाता है। अपने को क्या लगता है ये सेम ही होगा, सेम नहीं होता मेरे भाई। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है ना, शारदा एक्ट बाल विवाह से, इन्हें हम 1929 में इंट्रोड्यूस किए थे और कई दफा जो है इसमें हम संशोधन कर चुके हैं और इसके हिसाब से जो है जो शादी का लड़का लड़की का एज है उसको बढ़ाते हैं। जैसे अभी चल रहा है हमारा 18-21 चल रहा है ना। इसके अलावा 21 चल रहा है, सॉरी। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईश्वरचंद विद्यासागर संबंधित है। इस क्वेश्चन में हमेशा एक ही चीज में एंड में ओवरलैप करता है, जो आपका चुनाव वाला है ना वो भी 21 से 18 लाया खींच के, है ना, और इधर का 18 से 21 ले गया। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 महादेव गोविंद रानाडे से संबंधित है ना। मैं बताया था ये आपका जो है प्रार्थना समाज से भी आत्माराम पांडुरंग साहब के साथ जुड़े हुए थे, महादेव गोविंद रानाडे साहब। रामकृष्ण मिशन 1897 में विवेकानंद साहब से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको जो है उनके कालखंड के अनुसार व्यवस्थित करना है। वास्को डी गामा का दूसरी बार भारत आना, ये कब होती है मेरे भाई? वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आते हैं? एक बार तो जी आता है आपका 1498 में, पता नहीं इसे भारत खोज का श्रेय क्यों दिया गया, है ना। दूसरी बार आता है जी 1502 में, ठीक है। ये व्यापार के उद्देश्य से आए थे, इनका कोई ये मकसद नहीं था कि मुझे नाम कमाना है, ये तो भाई मतलब अपनी आर्थिक लाभ करने आते हैं। मतलब जो भी बाहर से आया उसकी मैक्सिमम 90% का मोटो यही था कि हमारा लाभ हो। इसके अलावा तो 1502 ईस्वी हो गए दूसरी बार, ये पहली बार है, फर्स्ट टेन्यूर नहीं, आने वाला जो है पहला यात्रा, ये दूसरा है। और दूसरी बार आया तो ये फिर गए नहीं, बाद में यहीं पे इनकी मृत्यु हुई। बाबर की मृत्यु ये 1530 में हुआ था, तो ये बात ध्यान रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी और फ्रांस की राजक्रांति 1789 में हुआ था। तो अब आप बताइए, आप अरेंज कर सकते हैं आराम से, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अरेंज करके आपका आंसर दिया गया है। इसके अलावा वास्को डी गामा पहली बार 1498 में कहाँ पहुंचा था? तो कलिकट पहुंचा था, जिसे आजकल कोझिकट कहते हैं। इसके अलावा समुद्री मार्ग से आए थे और 1502 में दूसरी बार आए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने किया था, जिस पर 4 वंश ने शासन किया, संगम, तुलुभ, सुलुभ और अरबिदु। ये क्रम है, संगम पहले है, ठीक है, उल्टा लिखा गया है। इसके अलावा भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था 1526 में, पानीपत की प्रथम लड़ाई के उपरांत, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराया था। इसके अलावा बाबर की जो मृत्यु है 1530 में हुई थी। इससे पहले जो है इंडिया में दफनाया गया, बाद में उनके इच्छा अनुसार इसे काबुल में दफनाया गया। बाबर ने बाबरनामा की लिखा है, जो तुर्की भाषा में है। बाबर को कलंदर भी कहा जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाबर की जो 4 लड़ाई है वो कब हुआ और किसको किसको हराया, क्योंकि पहले ईस्वी पूछता था, अब पूछता है भाई किसको हराया। तो चारों को मैं पहले बता रखा हूँ, फिर से रिविजन करवा रहा हूँ। बाबर की द्वारा लड़ी गई 4 लड़ाई है। पानीपत की प्रथम लड़ाई, इसमें इब्राहिम लोदी को हराया 1526 में, एक को नहीं हारा, सिंपल सी बात। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, राणा सांगा को हराया। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, मेदनी राय को हराया। और 1529 में, है ना, नुसरत शाह को हराया, है ना। तो ये जो है 4 युद्ध है बाबर का। इसके अलावा फ्रांस की राजक्रांति 1789, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि फ्रांस की राजक्रांति का प्रमुख नारा क्या था, है ना। तो स्वतंत्रता, समानता और मानव बंधुत्व, ये जो है आपका फ्रांसीसी क्रांति की देन है, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अर्थशास्त्र में उत्पादन के कितने मूल कारक माने जाते हैं? तो 4 गो होता है। अर्थशास्त्र में उत्पादन के 4 मूल कारक है। आप सोच के देखिएगा, आप छोटा सा दुकान कीजिएगा तो भी ये 4 चीज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी। सबसे पहले भूमि और दूसरे स्थान पे पूंजी लिखना चाहिए था, है ना, तभी आप कोई बिजनेस कर सकते हो। तो ये अर्थशास्त्र का रीड है, उत्पादन के 4 मूल कारक हैं, ठीक है। इनके अलावा अर्थशास्त्र में उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। हालांकि यहाँ पे बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है और आप जानते हैं कि मैं समान प्रश्नों को समान जगह ही बताऊंगा, इसीलिए। इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी के साथ, महंगाई और बेरोजगारी यदि साथ साथ बढ़ रहे हो ना, कि महंगाई भी हो रही है, बेरोजगारी, नौकरी भी चली गई और सब्जी जो है 20 से 50 भी हो गया, तो ऐसे स्थिति में मैं एक आदमी के एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
ये बहुव्यापी होगा तभी होगा, एक आदमी के लिए होगा तो ऐसा कुछ बात नहीं होता है ना। तो महंगाई और बेरोजगारी अगर साथ बढ़ रहा है तो ऐसे स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ये भी कई दफा एग्जाम में आया है। यदि वस्तुओं के दाम अत्यधिक बढ़ जाने से मुद्रास्फीति होती है, ये तो आप भी जानते हैं। वस्तु का दाम बढ़ गया तो पैसवा का वैल्यू घट गया, तो ऐसे इसी को हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति कम करने के लिए आरबीआई क्या करते हैं, है ना, आरबीआई नोट छापना कम कर देते हैं। इसके अलावा एकाधिकार से तात्पर्य क्या है? अच्छा, एकाधिकार के कारण भी, अच्छा यहाँ मैं एक चीज समझाया हूं पहले, एकाधिकार के कारण भी वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़ते हैं। अब देखिए अर्थशास्त्र आप जब भी पढ़ते हैं ना तो एकाधिकार, क्रेताधिकार, विक्रेताधिकार, ये सब का डिफिनेशन जरूर जानिए, एग्जाम में काम आएगा। विक्रेताधिकार, है ना, इसके अलावा क्रेताधिकार, इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता आपने कई बार देखा होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या है भाई, एग्जाम हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एकाधिकार का मतलब है कि देखिए अर्थशास्त्र का मेन मोटो लाभ कमाना, ठीक है मेरे भाई। तो एकाधिकार का मतलब क्या है, एक आदमी का अधिकार, है ना। इसका मतलब होता है कि अब ऐसा नहीं कि एक वो आदमी होगा। जैसे मान लीजिए कि 50 को खरीदने वाला है, 50 को खरीदने वाला है और 2 को बेचने वाला है, तो ये बाजार कैसा कहलाएगा, एकाधिकार बाजार कहलाएगा। भाई ये 2 आदमी मनमानी करेगा कि 2 का चीज 5 में बेचेगा, क्योंकि 50 खरीदने वाला है, 50 में से 10 को तो लेगा, ठीक है मेरे भाई। अब उसकी उल्टा सोचिए, 50 को बेचने वाला है और 5 को खरीदने वाला है ना। तो इसमें क्या होगा, इसे बोलते हैं क्रेताधिकार बाजार और पूर्ण प्रतियोगिता, क्योंकि बेचने वाले का बहुत ज्यादा है। इसमें क्या है, छेड़छाड़ नहीं चलेगी दाम के साथ, है ना। तुरंत जो है फ्लेक्स नहीं करेगा दाम, है ना, क्योंकि कोई लेगवे नहीं करेगा। 50 को दुकान है, एगो में नहीं लेगा दूसरे में जाएंगे, है ना। तो इसमें दाम जो है अस्थायी बने रहता है क्रेताधिकार में, है ना। और विक्रेताधिकार में दाम फटाफट बढ़ता है। एकाधिकार में क्या होगा, दाम जो है तेजी से बढ़ेगा। तो इस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता में दाम अस्थिर रहने की संभावना होती है। आई होप आप समझ गए पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, एकाधिकार क्या होता है, क्रेताधिकार क्या होता है, विक्रेताधिकार क्या होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके अलावा इसीलिए इसे अलग से समझाया गया था। बड़ी संख्या में विक्रेता, खरीदने वाले की संख्या कम हो, है ना, बड़ी संख्या में विक्रेता और खरीदने वाले की संख्या कम हो तो ऐसे बाजार को पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। ये हमेशा खरीदार के हित में होता है। स्वाभाविक सी बात है, बेचने वाला बहुत है, खरीदने वाला कम है, तो भाई जो खरीदने गया उसको फायदा होगा क्योंकि सामान सस्ता मिलेगा। इसके अलावा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र प्रजातंत्र दिवस कब मनाया जाता है? आपने सब्जी खरीदने गया होगा तो कई बार एक चीज मेंशन करते हैं, बोलते हैं भाई 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, दूसरे आदमी 25 रुपए किलो, 25 रुपए किलो। तो ये 20 वाले में जाओगे ना तो ये 20 वाला बोलेगा छांट के नहीं देंगे, ऐसे लेना है तो लो, समझ रहे हो, है ना। ये 25 से ज्यादा महंगा पड़ रहा होता है एक्चुअली, है ना। इसके अलावा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र प्रजातंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को, ये जो है डेमोक्रेसी डे। इसके अलावा 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और 6 अप्रैल को विश्व खेल दिवस मनाते हैं। जो 29 अगस्त वाला है ये मेजर ध्यानचंद के जो है बर्थडे है। इसके अलावा 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस और इंडिया स्तर पे, और 10 जनवरी को विश्व स्तर पे हम हिंदी दिवस मनाते हैं। इनके अलावा संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? देखिए बिहार की एग्जाम में मुद्रा और टका जरूर पूछेगा। तो दिरहम होता है। इसकी राजधानी कहाँ पे है भैया? तो अबू धाबी, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका सऊदी अरब की मुद्रा है ये क्या है? रियल है। राजधानी क्या है? रियाद। इसके अलावा कुवैत की मुद्रा दिनार और राजधानी कुवैत सिटी काफी जो है विकसित जैसे कह सकते हैं इसको। हमारे यहाँ के बहुत लोग जाते हैं कुवैत और यहाँ जाके ज्यादातर फीटर का काम करते हैं, जो पाइपलाइन वगैरह बनता है उसमें। इसके अलावा अजरबैजान की मुद्रा मन्नत, ये इसकी राजधानी है बाकू। ये तेल के लिए यह भी फेमस है, तेल के लिए बाकू भी, है ना। और अजरबैजान में हाल फिलहाल में बहुत सारे गेम इवेंट करवाए गए हैं, तो हो सकता है कि यही आपके एग्जाम में आए, है ना, क्योंकि अभी जो शतरंज वाला हुआ है ये सब भी अजरबैजान में ही हुआ है। इसके अलावा एक मन्नत जो है शाहरुख खान के बंगला का नाम भी है, तो वो मन्नत नहीं, ये मन्नत है, मन्नत, ठीक है। इनके अलावा इंग्लैंड की मुद्रा पौंड स्टर्लिंग, राजधानी लंदन। इसके अलावा मालदीव की मुद्रा रुफिया है और राजधानी माले है। देखिए यहाँ भी बच्चे गलत किए हैं एग्जाम के अंदर, है ना। देखिए आपको पता है कि इंडिया का जो है करेंसी क्या है? रुपया।
ठीक है। इसी प्रकार से इसी प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारे देश की रुपया मुद्रा है, लेकिन उसके पीछे उस देश का नाम होता है, जैसे श्रीलंकन रुपया, इंडोनेशियाई रुपया, है ना। थोड़ा बहुत फर्क है लेकिन रुपया है। एक वो बिल्कुल फर्क है, रुफिया है। ये फ लिखता है कौन, माले, है ना। तो इसको रुपया वाले मत मार देना कि माले आए एकदम इजी लग रहा है, मार दो रुपया वाला, गलती हो जाएगा, रुफिया वाला, है ना भैया। देखिएगा, इसके अलावा स्मैश शब्द टेनिस के अलावा और किन खेलों में किया जाता है। अभी आपसे मालदीव से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मालदीव में अधिकांश जो निवासी है किस धर्म को फॉलो करते हैं, तो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं मालदीव अपने सुंदर बीचेस वगैरह के लिए जाने जाते हैं। एशिया में ये सबसे छोटा कंट्री है आपका क्षेत्रफल के हिसाब से मालदीव। यहाँ की राजधानी माले हो गया। यहाँ एक भाषा है दिवेही, ये बोली जाती है। तो ये सब ध्यान रखेंगे थोड़ा बहुत मालदीव के बारे में। बाद बाकी पड़ोसी जितने भी हैं वो मैं पहले ही आपको करा दिया हूँ। भाषा क्या है, नृत्य क्या है, पोशाक क्या है, कौन से धर्म के हैं, वहाँ पे कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो इंडिया में भी मनाया जाता है, इसका टॉप ऑर्डर पुरस्कार क्या है, इसकी सबसे उच्च चोटी क्या है, इसके अंदर नदी क्या बहती है, ये सब मैंने पास्ट में करा दिया मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा स्मैश शब्द टेनिस के अलावा और किन खेलों में किया जाता है। देखिए स्मैश की जो है ना टेनिस में इस्तेमाल होती है, बाद बाकी बैडमिंटन और वॉलीबॉल में भी स्मैश शब्द का इस्तेमाल होता है। ये आपके सामने ग्राफ है जहां पे स्मैश को हम खोजेंगे। सबसे पहले बैडमिंटन वाले स्लैब में देखिए तो यहां आपको स्मैश मिलेगा, टेनिस वाले में देखिए तो यहां भी स्मैश मिलेगा, और सबसे नीचे आइए वॉलीबॉल है तो यहां भी आपको स्मैश मिलेगा। तो ये आपके 3 जगह स्मैश शब्द मिल जाएंगे, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पे मैंने बनाया है। बाद में आपकी खेल की शब्दावली देखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। बैडमिंटन से सर्विस कोर्ट, शटलकॉक, लव, है ना भाई, नेट, फोर हैंड, हिट, ड्रॉप, बैक हैंड, स्मैश, डबल फॉल्ट। डबल फॉल्ट ज़्यादा पूछता है बैडमिंटन से, ध्यान रखिएगा, डबल फॉल्ट ज़्यादा पूछता है बैडमिंटन से। इसके अलावा टेनिस से ग्रैंड स्लैम सभी यूज करते हैं, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो 4 प्रकार का प्रतियोगिता होता है, अमेरिकी ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया, विंबलडन वगैरह। इसके अलावा ड्यूस, ब्रेक, ये सब भी टेनिस से। शतरंज से आपका किंग्स, इंडियन, डिफेंड, गैम्बिट। शतरंज से एक बार क्वेश्चन अभी बहुत ईजी भी पूछा है कि भाई इसमें कितने घर होते हैं, 64 घर होते हैं। इसके अलावा एथलेटिक्स से ट्रिपल जंप, क्रॉस कंट्री, फोटो फिनिश, ये सब, है ना। कुश्ती से नेल्सन, ही फ्री स्टाइल कुश्ती, है ना, पॉइंट, हेल आदि। टेबल टेनिस से हाफ बॉली, चॉप, ड्राइव, स्पिन। अभी मैंने उस दिन ड्राइव स्पिन आपको बताया था, क्योंकि ये स्पिन में तो और ड्राइव दोनों शब्द अलग अलग अगर हो जाए तो क्रिकेट में हो जाएगा, क्योंकि क्रिकेट में ड्राइव भी करता है और स्पिन बॉलिंग भी करता है। इसमें सेम अगर दोनों का साथ जुड़ा रहे तो आपका ड्राइव स्पिन होता है टेबल टेनिस के अंदर। इसके अलावा टेनिस के 4 महाकुंभ इसे कहते हैं भाई ग्रैंड स्लैम। इसके बारे में A to Z जानकारी आपको रखना चाहिए, क्योंकि इससे कितने सारे क्वेश्चन पूछता मैं कोई भी आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि पास्ट में बताया हूँ, सिर्फ क्वेश्चन का झलक दिखाता हूँ। सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, सबसे नई ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, फला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किस कोर्ट पे खेला जाता है, वर्ष के दूसरे तिमाही में कौन सा ग्रैंड स्लैम, 2023 का महिला एकल के फला ग्रैंड स्लैम में विजेता कौन। तो ये सब जानकारी अगर आपको चाहिए तो भैया, है ना, स्पोर्ट्स वाला वीडियो कल का भी देख लेंगे, तो उसमें मैं समझा दिया हूँ। वॉलीबॉल के 5 खिलाड़ी होते हैं, जबकि बास्केटबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। अब यहाँ पे गलती है, उल्टा हो गया है भाई, ठीक है। बास्केटबॉल में होगा 5 खिलाड़ी, ठीक है मेरे दोस्त, और वॉलीबॉल में होंगे जी 6 खिलाड़ी, ठीक है। ये उल्टा हो गया है, मैं इसे करेक्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा वॉलीबॉल में कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर, तथा नेट की ऊंचाई महिला वाला वॉलीबॉल में 2.24 मीटर तथा पुरुष वाला नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर होता है। देखिए एक बीच वॉलीबॉल भी होता है, जो बालू पे खेला जाता है, जो बीच जैसा माहौल क्रिएट करके खेला जाता है, बालू रहता है यहाँ पे, ठीक है। ये भी आयताकार मैदान में खेले जाते हैं। तो इसके जो लंबाई चौड़ाई होते हैं थोड़ा सा घट जाता है, लंबाई इसके 16 मीटर और चौड़ाई इसके 8 मीटर, सेम उसमें भी 6 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च कहां से शुरू हुई थी, ये क्वेश्चन रखे जाने की कारण है, कल एक बच्चे ने कमेंट किया है स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन में, ऋतुराज, है ना, उन्होंने गलती किया है, इसीलिए यह क्वेश्चन मैं लिखा हूं, और ये जितना चीज मैं आपको बताया हूं उनको कमेंट में भी जवाब दिया था मैंने। प्रसिद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च कहां से शुरू हुआ था, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को स्टार्ट करा गया था
गुजरात स्थित अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। और अभी अभी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग, मना नहीं रहे, अब खत्म हो गया, तो ये जो है यहीं से स्टार्ट हुआ था। जो आपका नमक वाला कानून है ना, इसमें सरोजनी नायडू भी गांधी जी के साथ भाग ली थी, ध्यान रखेंगे। ये दांडी कहाँ है, कल होके कोई पूछे तो कोई बताएगा दांडी कहाँ है? सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि गुजरात में, जैसे अभी आप ही पूछा था कुछ दिन पहले कि जो आपका पालीताना का जैन मंदिर है ये गुजरात के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप क्या करोगे, वहां पेन खटखटाओगे? नहीं भाई, ये दांडी पहले जान लो कहाँ है। तो ये दांडी गुजरात में नवसारी जिले में स्थित है, नवसारी। और मैंने अभी कहा था कि नवसारी जिला किस लिए प्रसिद्ध है, तो कढ़ाई वगैरह की काम नवसारी में होती है। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के निकट ग्वालिया टैंक से हुआ था। ये ग्वालिया टैंक से हुआ था। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को चलाया था। इस आंदोलन में गांधी जी को लाल बहादुर शास्त्री सर का अहम योगदान मिला। साथ ही साथ अरुणा आसफ साली भी झंडा फहराने के लिए इस आंदोलन में जानी जाती है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा गांधी जी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन 1920 में जो चौरा चौरी कांड हो जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर 1922 में, और इसी कारण बंद करना पड़ा था। और इसके बाद 1923 में मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। 1924 में चारे की स्थापना हुई थी। 1950 में काकोरी कांड हुआ था। ये सब बात आप ध्यान रख सकते हैं। 1926 में नौजवान सभा का गठन हुआ था। 1927 में सैमन कमीशन बना था। 1928 में सैमन कमीशन भारत आया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1930 में क्या हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 में क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1932 में क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ था। इस प्रकार से आप कई सारे चीज को रिलेट करिए और बन जाइए एकदम। पागलपनी की हद कर दीजिए यार, नौकरी चाहिए ना, पढ़िए है ना, और जल्दी से ले लीजिए मेरे भाई, टाइम आपकी कीमती जा रहा है। इसके अलावा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण 1917 में किसान की तरफ से शुरू किए थे अंग्रेज के खिलाफ, है ना। नील की खेती की अवॉइड करना चाह रहे थे अंग्रेज, लेकिन उसको जो है थोप कर रखा था, इसी से निजात दिलाया था। 1857 का प्रमुख केंद्र जो है विद्रोह वाला, इसका मेरठ हुआ था। तो ये जो है एक फॉर्म के क्वेश्चन की अमुक चीज कहां से जो है ऑरिजिनेट हुआ था। इसके अलावा तबकात नासरी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो मिन्हाज ए सिराज ने किया था। मैंने कल या परसों आपको बताया था कि मिन्हाज ए सिराज ने अपने एक लेख के माध्यम से सल्तनत कालीन सभी शासकों में रजिया सुल्तान को सबसे योग्य बताया था। इल्तुतमिश के सभी जितने भी है ना मतलब बेटी हुए उसमें, ठीक है। इसके अलावा रेहला नामक ग्रंथ इब्न बतूता ने लिखा था अरबी भाषा में, ये भी सल्तनत काल वाली लेख है। एमबीटी के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे, कहां से, मोरक्को से। इंडिका नामक ग्रंथ मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी थे। ये दरबारी शुरू से नहीं थे, बाद में बने थे। इसके अलावा इससे ये भी पूछता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। तारीख फिरोजशाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी साहब हैं। किताबुल हिंद के लेखक अल बरूनी साहब हैं। रज्जनामा के लेखक बदायूनी है, बदायूनी इस प्रकार का नाम है, बदायूनी, ठीक है भाई। अकबर के काल में रज्जनामा का कल होकर कोई अगर आपसे पूछे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो युद्धों का किताब। देखिए महाभारत का नाम है, महाभारत का ये जो है रूपांतरण है, और इसका रज्जनामा का शाब्दिक अर्थ होता है युद्धों का किताब, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये बदायूनी के काल में हुआ था, सॉरी अकबर के काल में। बदायूनी ने फारसी में अनुवाद किया था, है ना, महाभारत का ट्रांसलेट किया था रज्मनामा के नाम से। इसके अलावा वह लोकसभा स्पीकर जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर काम कर चुके हैं, कौन है बताइए, के.एस. हेगड़े साहब हैं। के.एस. हेगड़े 7वीं लोकसभा में अध्यक्षता भी रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीश भी रहे हैं। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला एक ऐसे न्यायमूर्ति है, मुख्य न्यायाधीश है, CJI हैं, जो भारत में राष्ट्रपति के तौर पर भी काम किए हैं, ठीक है। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, एक जैसा क्वेश्चन एक साथ, ये अपनी वसूल, है ना। हेमंत बिश्व शर्मा ये बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति बनने से पहले जो है आपका पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के पद पे तैनात थे। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल सिंह राजस्थान में राज्यपाल के तौर पे काम कर चुकी हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब RBI में गवर्नर, RBI में डिप्टी गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, वित्त सचिव भारत सरकार, और खुद प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, है ना, ये सभी रह चुके हैं आपके कौन, मनमोहन सिंह साहब। इतने ज्यादा पोस्ट को कैरी करने वाला मैंने आज तक मेरे नॉलेज में कोई और तो नहीं है कि इतने बड़े बड़े की पोस्ट को कैरी किए हो, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे। इनके अलावा वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहे हैं, जिनके अध्यक्ष ओम बिरला साहब हैं। लोकसभा में सबसे अधिक दिन तक अध्यक्षता बलराम जाखड़ ने किया था। लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष
अध्यक्षा कहिए तो मीरा कुमार तथा प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मवलकर, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत संयम साहब। ये सब है लोकसभा। लोकसभा की गणपूर्ति 110 सदस्य चाहिए। लोकसभा में सदस्यता के न्यूनतम उम्र 25 वर्ष चाहिए। लोकसभा में यूटी के लिए सीट आरक्षित 20 सीट आरक्षित है। लोकसभा में सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश से 80 आते हैं, है ना। तो ये सब जो है लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ये सब बात है लोकसभा से। लोकसभा के आर्टिकल कहेंगे तो 80 हो जाएगा, सॉरी 81 हो जाएगा। इसके अलावा भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार किस किले में है, तो कुंभलगढ़ का किला। इसे भारत का चीन का दीवार कहा जाता है, भारतीय चीन का दीवार कहा जाता है, ठीक है। भारतीय चीन का दीवार की संज्ञा इसे दिया गया है, किसे, कुंभलगढ़ का किला को, है ना। ये चीन के दीवार के बाद माना जाता है कि सबसे लंबी, है ना, किला दीवार है। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान से दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। प्रसिद्ध चीन का जो दीवार है इसके निर्माणकर्ता पूछते हैं सिंह वांगटी, इनका भाई साहब का नाम है। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, चित्तौड़गढ़ में है। जयपुर शहर का निर्माण जयसिंह सेकेंड ने करवाया था। इसके अलावा जो जयपुर में स्थित हवा महल है उसकी बाहरी खिड़कियों में कितने मैंने बाहरी साइड में कितने खिड़कियां हैं, तो 953 खिड़कियां हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रख लिया है। जयपुर को आप पिंक सिटी भी कहते हैं, आप भी और हम भी और दुनिया भी। इनके अलावा भारत में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल 1975 के दौरान लगाया गया था। यह उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो जब 1975 में आपके जो है आपातकाल लगा था तो फखरुद्दीन अली अहमद साहब राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी थी। आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर यह पहली बार आपातकाल था तो इंदिरा गांधी के समय। आपसे डायरेक्ट भी पूछता है कि भारत में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर पहली बार आपातकाल कब लगा, तो 1961 न मार के 1975 मारिएगा, ठीक है भाई, क्योंकि ये जो है हमारे देश में ही गड़बड़ी का मतलब आंतरिक मतलब इंटरनल, है ना। तो 1975 में जो है इंदिरा गांधी लगा दिए थे, जिसके कारण बहुत ज्यादा जो है बात बढ़ा था। इसके अलावा भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपात की व्यवस्था है, 352, 356 और 360। 352 राष्ट्रीय आपात से है, 356 राष्ट्रपति शासन से और 360 वित्तीय आपात से। वित्तीय आपात का यूज जो है भारत में अब तक नहीं हुआ है। इसके अलावा आपातकालीन व्यवस्था कहाँ के संविधान से प्रेरित है, तो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। भारतीय पाकिस्तान युद्ध 1971, इसरो की स्थापना पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को, ठीक है, 14 बैंकों का हुआ था, ये अलग से भी पूछता है। और दूसरी बार 1980 में राष्ट्रीयकरण हुआ 6 बैंकों का, तो 2 लॉट में 14 और 6, ठीक है। तो ये भी इंदिरा गांधी के समय हुआ था। देश में प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे, डाइन हार्नेस हुआ था इनका। इनके अलावा प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल साहब, प्रथम जो है आदिवासी आप कहिए या फिर अनुसूचित जाति के जो है महिला राष्ट्रपति अभी हमारे महामहिम जो है द्रौपदी मुर्मू साहिबा है। इनके अलावा मालवीय मनीला किस फसल की उन्नत किस्म है, देखिए बिहार के एग्जाम में ये बहुत आते हैं, जो आपका हाई क्वालिटी के जो कृषि के जो बीज होते हैं वो आपका आता है, क्योंकि भाई कृषि आधारित ही ज्यादा तक जनजीवन है। तो धान की यह जो है 120 दिन में पूरी तरीके से पक के कट जाने वाली धान है। 115 से 118 दिन इसका लिमिट दिया गया है। मैं 120 दिन तक बताता हूँ, इससे नीचे तक हो जाएगी, ठीक है। इसे गरवा धान भी कह सकते हो, गरवा धान भी होता है कम दिनों में। इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU तथा अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान जो फिलीपींस मनीला में है, इन दोनों के सहयोग से इसकी जो है वैरायटी को तैयार किया गया है। राष्ट्रीय चावल संस्थान कहाँ पे दादा, आपका कटक के अंदर है, और अंतर्राष्ट्रीय वाला फिलीपींस मनीला के अंदर है। चावल की अन्य किस्म की बात करेंगे तो जया होता है, पूसा होता है, अनामिका होता है, NDR 359, पंत, नरेंद्र, ये सभी के सभी जो है आपका चावल का है। लेकिन नरेंद्र करण कहेगा ना तो फिर चावल का नहीं होगा, खाली नरेंद्र कहेगा तब चावल, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा गेहूं की उच्च उपज वाली किस्म HYV, है ना, इसका जो है विकास सबसे पहले मैक्सिको में हुआ था। कौन किए थे, नॉर्मन बोरलॉग, इसीलिए इसे जो है विश्व स्तर पे हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। इसके अलावा भारत स्तर पे हरित क्रांति का पिता MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग भले ही मैक्सिको में किया था, लेकिन ये USA के रहने वाले थे, इनकी नागरिकता अमेरिकन है। इनके अलावा कोटा जनजाति के लोग किस राज्य में निवास करते हैं, तो कोटा जनजाति के लोग जो हैं ये निवास करते हैं दादा तमिलनाडु में। कोटा आपका राजस्थान में है, जहाँ पे लोग इंजीनियरिंग करने जाते हैं। आपने कोटा
कोटा फैक्ट्री जरूर देखा होगा, अरे मैं जानता हूँ आपको। इसके अलावा कोटा, टोडा ये सभी तमिलनाडु में निवास करते हैं। थारू उत्तर प्रदेश में, भोटिया उत्तराखंड में, भूटिया सिक्किम में, इसके अलावा भील गुजरात में और राजस्थान में भी भील है ना। गद्दी हिमाचल प्रदेश में, कुकी नागालैंड में। कुकी का जो है फेस्टिवल भी पूछा गया था अभी, कुकी जनजाति का मीमकूट फेस्टिवल जो है ये कुकी जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है नागालैंड के अंदर में। इसके अलावा चांग, ये नागालैंड का जाति का नाम है चांग, नागालैंड का जाति का नाम है चांग, ठीक है। और ये चांगलो नृत्य जो होता है ना, ये नागालैंड में यही जाति मनाता है चांग। देखिए एगो चंग भी है, एगो चंग भी है, ये राजस्थान का नृत्य है। और ये चांग है, ये जाति है, ये नागालैंड का है। और चांगलो नृत्य कहाँ होता है? नागालैंड में होता है। मोनपा अरुणाचल प्रदेश की जाति का नाम है। इनके द्वारा मनाया जाने वाली प्रमुख त्योहार लोसार है। तो यहाँ पे आपने जाति से जो ये 3 त्योहार देखा, ये भी काफी ज्यादा महत्व के हैं, इसीलिए मैंने रखा है। किसी ईंधन की ऊष्मीयमान की इकाई को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? सबसे पहले ऊष्मीयमान क्या होता है? कोई बताएगा ऊष्मीयमान क्या होता है? चलिए मैं बताऊंगा। पहले तो इसको देख लीजिए कि क्या होता है ऊष्मीयमान की इकाई। तो ऊष्मीयमान की इकाई जूल बट्टा किलोग्राम लिखा है या फिर किलोग्राम जूल बट्टा किलोग्राम भी लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि है ना। तो या आप जूल बट्टा किलोग्राम याद रखिए, सिंपल सा, ठीक है। तो J/kg आपका जो है ऊष्मीयमान का इकाई होगा। ऊष्मीयमान क्या होता है यहाँ मैंने लिख के रखा, जब किसी भी ईंधन के है ना इकाई द्रव्यमान समान स्थितियों में पूर्णतः दह जाता है, जलन हो जाती है, उसकी दहन हो जाती है, तो उसके परिणाम स्वरूप फलस्वरूप जो ऊष्मा मुक्त होता है, रिलीज होता है, उससे हम क्या कहते हैं? ऊष्मीयमान कहते हैं, ठीक है। आपको देखने से पता नहीं चलेगा ऊष्मीयमान, इसको जो है ना कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखने से तो हमें भी लगता है कि अलाव जला दो तो गर्मी आ रही है, भाई ऊष्मा रिलीज हो रही है, लेकिन अब कितनी हो रही है थोड़ी पता चलेगा। इसके अलावा एक आदर्श ईंधन की ऊष्मीयमान हमेशा कैसा होना चाहिए? तो हाइयर होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, जो लास्ट तक डटे रहेंगे वही मैदान मारेंगे मेरे भाई, है ना। एक आदर्श ईंधन की ऊष्मीयमान क्या जो होता है? हमेशा उच्च होना चाहिए। हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान क्या होता है? उच्च होता है। हाइड्रोजन को जो है वायुयान के टायर में क्यों नहीं भरते हैं? ये मेन एक कारण है, क्योंकि ये जो है ज्वलनशील गैस होती है। इसके अलावा कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, है ना, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। यहाँ पे लिखा है बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। तो इसमें जो सबसे अधिक ऊष्मीयमान है ये आपका एंथ्रासाइट का, यानी जो हाइयर कोयला होता है वो कौन होता है? एंथ्रासाइट होता है। और जो सबसे लो क्वालिटी की कोयला वो कौन सी होती है? पिट होती है। संवेग का ऐसा मात्रक किलोग्राम बट्टा सेकेंड होता है, मोमेंटम संवेग। इसके अलावा प्रसिद्ध विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ए से डिनोट करते हैं, अमीटर से मापते हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की मापन क्या होती है भाई? टेस्ला होती है। तो ये सब जो है आपने कुछ मात्रक से यहाँ पे सीखा। इसके अलावा निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? अब यहाँ पे आपके सामने है लाल ग्रह, पीला ग्रह, हरा ग्रह, नीला ग्रह, है ना। देखिए शुरुआती क्लास में मैंने 57 का ये दूसरा क्लास था, मुझे अभी तक याद है, ठीक है मेरे भाई। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? तो ये आपका सी वाला, वरुण को जो है हरा ग्रह नहीं कहा जाता है। वरुण कहाँ गया मेरे भाई? प्लूटो के जस्ट पहले कहाँ गया? अरुण वरुण। ये वाला वरुण को जो है, ये आप देखिए हरा नहीं, थोड़ा नीला कलर का दिख रहा है, और ये इसको जो है हम हरा ग्रह कहते हैं। किसको हरा ग्रह कहते हैं? अरुण को कहते हैं। तो ये वरुण के जगह पे अरुण करना है, बाद बाकी सब सही है अपने जगह। लाल ग्रह मंगल, पीला ग्रह शुक्र और नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। इसके अलावा हरा ग्रह अरुण को कहते हैं। सूर्य के नजदीक 4 ग्रह जो आप देख रहे हैं, इस फोटो से ही सब चीज क्लियर कर ले तो ज्यादा बेटर है ना। इसके देखिए ये जो आपका शुरुआत में 4 गो ग्रह जो दिख रहा है ना, ये वाला 4 गो ग्रह, ये 4 गो ग्रह, इसे हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह, क्योंकि सूर्य के हिसाब से ये दूरी डिसाइड होगा, तो अंदर की तरफ आएगा तो आंतरिक ग्रह, या फिर इसे पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, पार्थिव ग्रह। और जब कोई किसी का डेथ हो जाता है तो ऐसे शरीर को पार्थिव शरीर कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये पार्थिव ग्रह कहते हैं। इसके अलावा जो 4 आगे की ये ग्रह है दूर वाला, इसे हम 4 को बाहरी ग्रह कहते हैं, या फिर हम इसे जोवियन ग्रह कहते हैं। तो ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, ये जो 4 ग्रह अंदर के हैं, ये जो 4 अंदर के ग्रह हैं, इसकी प्रकृति सख्त होती है, यानी ये सघन ग्रह है, ठीक है। और ये जो 4 दूर के ग्रह है, इसकी ज्यादा सघन नहीं है, यानी मतलब ये गैसीय पिंड के रूप में है, ठीक है, ये ध्यान रखें। इनके अलावा मतलब उतने सघन नहीं है जितने ये 4 है ज्यादा, कहने का मतलब ये है। इसी में पृथ्वी आप देख रहे हैं कितने सघन है कि यहाँ पे हमारा जनजीवन पनप रहा है पूरा। इसके अलावा जो और ग्रह है, ये बुध जो है ये सूर्य के सबसे नजदीक होगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी,
मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो है हमारा ये है। इसके अलावा ये जो सैटर्न आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ एक रिंग जैसा आपको दिख रहा होगा जो किसी अन्य ग्रह में नहीं दिखता है। तो वलय किसके किनारे होते हैं? तो शनि के किनारे होते हैं। आजकल सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हो गए हैं? तो वलय वाले के पास है ना, शनि के पास, पहले जुपिटर के पास था। ये सब हो गए। सबसे छोटू ग्रह कौन सा है? बुध है, देखने में भी पिक्चर से लग रहा है। और सबसे बड़ा कौन है? तो बृहस्पति, बड़ा बनाया गया है। इसके अलावा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। शुक्र जो है ये सबसे ग्रह है, गर्म है, चमकीला है, पृथ्वी की बहन है, भोर का तारा है, सांझ का तारा है, मॉर्निंग स्टार है। ये सब जो है आपका शुक्र है जी। इसके अलावा अपने अक्ष पे सबसे ज्यादा तेज चक्कर कौन लगाता है? तो अपने अक्ष पे सबसे ज्यादा तेज चक्कर लगाएगा बृहस्पति, लेकिन सूर्य का सबसे तेज चक्कर लगाएगा बुध। तो ये दोनों बात भी स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। ऊंचाई बढ़ने से जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई ऊंचाई बढ़ेगा तो जल का क्वथनांक घटेगा। जैसे आपने एक लो लेवल की क्वेश्चन जरूर पूछा होगा, यहाँ तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, लेकिन जहाँ क्वेश्चन आता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, तो प्रेशर कुकर में दाब बढ़ जाती है, जिससे क्या होती है? क्वथनांक बढ़ जाती है। अब ऊंचाई जब बढ़ेगा तो आपका वायुमंडलीय दाब का मान जनरली क्या होगा? तो घटेगा, और घटेगा तो दाब घटेगा तो क्वथनांक भी जो है आपका घटेगा। तो इस प्रकार से सिंपल सी बात है, दाब और क्वथनांक जो है आपका समानुपाती है, समान रेंज में काम करता है। बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, घटेगा तो ये भी घटेगा। तो यहाँ पे ऊंचाई बढ़ने से जल के क्वथनांक जो है घटेगा। समानतः ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटती है तथा दाब के घटने से क्वथनांक कम हो जाता है। इसके विपरीत दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। यह नियम का अनुसरण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाने से हो जाती है। जल को गर्म करने पर शुरू में क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन आया है इसलिए रखते हैं। जल को गर्म करने पे शुरू में क्या होता है? उनके आयतन में प्रसार होता है, सॉरी आयतन में संकुचन होता है, कमी आता है ना। और 4 डिग्री टेम्परेचर पे इसके आयतन बहुत कम हो जाता है। एक ऐसा बिंदु है कि जब 4 डिग्री टेम्परेचर पे जल का आयतन सबसे कम होगा, और आयतन और घनत्व एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसीलिए 4 डिग्री टेम्परेचर पे जल का घनत्व सबसे अधिक होगा। उसके बाद जैसे ही 5, 6, 10, 12 जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा जल का आयतन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। इसके अलावा शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। 7 पीएच होने का मतलब न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल होता है ना। तो पढ़ने में तेज है ना भूसकोल है, बीच बीच वाला न्यूट्रल है ना। तो न्यूट्रल जैसे ही होगा तो विद्युत का कुचालक हो जाता है, इसीलिए शुद्ध जल जो है ना बैड कंडक्टर होता है। लेकिन जमीन पे वर्षा का जल गिरते ही शुद्ध रहता कहाँ है? उसमें जो है पृथ्वी वगैरह या फिर कोई अन्य चीज से जो मिनरल वगैरह मिल जाते हैं तभी वो भी शुद्ध हो जाता, मतलब अशुद्ध हो जाता है। जल का अनुभार कितना होता है भाई? 18, और भारी जल का 20 होता है। ये कैसे होता है? तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है, और भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है। क्योंकि आप जानते हैं हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम को लेकर जो है भारी जल का निर्माण किया जाता है। इसका जरूरत क्यों पड़ा? तो ये नाभिकीय रिएक्टर वगैरह में जो है उपयोग किया जाता है। भारी जल का मंदक के रूप में ग्रेफाइट का भी किया जाता है। ठीक है। तो देखिए H का कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान 1 ही होता है, क्योंकि इसके जो नाभिक है ना, हाइड्रोजन के जो नाभिक है, यहाँ पे आइए थोड़ा समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 2 करोड़ बार आपके एग्जाम में आया है और अच्छे बच्चे गलती करके आ जाते हैं मेरे भाई। ठीक है। देखिए जो हाइड्रोजन है उसके जो नाभिक होते हैं, न्यूक्लियस जो होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 ही प्रोटॉन पाए जाते हैं और कुछ भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसके परमाणु भार भी कितने हो गए? 1 ही हो गए, क्योंकि परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन के तो 1 हाई है। और परमाणु भार क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0, लड्डू है ना। तो भार कितने हो गए? 1 हो गए, तो 1 हो गए। तो हमारा हाइड्रोजन का कितना हो गया? H2O, तो 2 बार है तो 1 गुने 2, और O का कितना? 16, तो कितना हो गया भाई? 18। तो साधारण जल का 18। इसी में अगर भारी जल का आएंगे तो हमारा जो ड्यूटेरियम है इसके जो न्यूक्लियस होते हैं, यहाँ पे एक आपका प्रोटॉन भी होता है और 1 न्यूट्रॉन भी होता है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। इसके द्रव्यमान कितने निकलेंगे? तो 2। तो D2O है तो 2 बार है तो 2 गुने 2 प्लस 16, तो 16 4 20 हो जाएगा आपका भारी जल का अनुभार। इसके अलावा हाइड्रोजन परमाणु के ना, अच्छा यही चीज बताया था। इसके अलावा उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अत्यधिक जलन होती है। ऐसा क्वेश्चन आपने अटेंड किया होगा, क्योंकि भाप का जो वाष्पीकरण का गुप्त उष्मा होता है ना वो हाई होता है। अब सबसे पहले अधिकांश बच्चे ये गुप्त उष्मा क्या होता है, ये विशिष्ट उष्मा क्या होता है ना, यही सब नहीं जानते। आइए जान लीजिए भाई, है ना, दिक्कत नहीं है। किसी पदार्थ की प्रति इकाई द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा को उस पदार्थ का विशिष्ट गुप्त उष्मा कहा जाता है ना। अवस्था परिवर्तन होनी चाहिए और उसमें जो आपकी एनर्जी लगेगी उसे हम विशिष्ट गुप्त उष्मा कहते हैं, है ना। जल या तरल मतलब लिक्विड फॉर्म से संबंधित एग्जाम में आने वाली प्रश्नों में संलयन की गुप्त उष्मा क्या है ये भी पूछा जाता है, तो मैं पीछे समझाया हूं। जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव्य में बदलता है
ठोस से सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाता है तो इस प्रक्रिया में जो ऊष्मा होती है उसे संलयन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ पे संलयन से हमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि जुड़ रहा होगा कोई चीज, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। ये तथ्यों से थोड़ा हटके, इसीलिए समझाना जरूरी है। संलयन होती है कि ठोस से जब लिक्विड फॉर्म में जाती है, जो एनर्जी होती है, जो ऊष्मा होती है, उसे हम संलयन की गुप्त ऊष्मा कहती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? जब कोई द्रव्य वस्तु में बदलता है, जब कोई द्रव्य वस्तु में बदलता है तो इससे उस संबंधित उसकी अच्छा यहाँ पे लिखना है कि भूल गए, जब कोई द्रव्य वाष्प में बदलता है, ठीक है, वाष्प में बदलता है तो इससे संबंधित जो ऊष्मा होता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगा, सुधार करने की जरूरत है। इसके अलावा दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? तो ये 3900 से 7600 के बीच में होती है। एक होता है आपका श्रव्य ध्वनि, एक होता है आपका अवश्रव्य ध्वनि और एक होता है पराश्रव्य ध्वनि। इनको भी पूछना और जानना इनके बारे में बहुत जरूरी, बेहद जरूरी। तो देखिए, जो श्रव्य ध्वनि होती है इसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है। सॉरी, माफ कीजिएगा, उल्टा लिखा है एक्चुअली। अवश्रव्य जो होता है ना, ये 20 हर्ट्ज से कम होता है, ठीक है, यहाँ मिला नहीं सकता मैं। अवश्रव्य को 20 हर्ट्ज से कम कहेंगे, श्रव्य ध्वनि को हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज कहेंगे और पराश्रव्य को 20,000 से ऊपर करेंगे। एक्चुअली पहले अवश्रव्य लिखना चाहिए हमें, तब श्रव्य तब पराश्रव्य, ठीक है, तब एकदम मैच करता, ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग जो है ये श्रव्य ध्वनि को सुनते हैं, यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाले सुनते हैं। हम तो ना तो बहुत लो वाला सुन सकते हैं ना बहुत हाई वाला, हम ना अवश्रव्य सुन सकते हैं ना हम पराश्रव्य सुनते हैं। देखिए, जनरल वे में जो मानव की श्रवण क्षमता होती है 60 से 80 डेसिबल होता है, लेकिन जब विदेशी टीम के विकेट जाता है तो स्टेडियम में आजकल तो डेसिबल दर्शाने लगा है। तो आप देखें तो उस दिन 127 डेसिबल शोर था, पता नहीं क्या स्थिति हो रहा होगा वहां पे। मानव जो श्रव्य ध्वनि को सुनता है, मैं बता ही दिया, कुत्ता चमगादड़, है ना, अवश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है, पराश्रव्य ध्वनि को भी सुन सकता है। कुत्ता और चमगादड़ में विशेष गुण होते हैं। क्वेश्चन आपने देखा होगा कई दफा कि रात में चमगादड़ क्यों उड़ पा लेते हैं, है ना, तो ये जो है पराश्रव्य ध्वनि का ही जो है इस्तेमाल करता है, फॉलो करता है उसको। तुल्यकाली उपग्रह को पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर पर स्थापित किया जाता है। ये क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है कि तुल्यकाली उपग्रह को, है ना, कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? 36,000 किलोमीटर पर। यहाँ आंकड़ा वाला स्लाइड है भाई। सूर्य के प्रकाश की जो है प्रकाश पहुंचने में 500 सेकेंड यानी 8.2 मिनट। इसके अलावा सभी वर्णकों में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक और बैगनी का सबसे कम होता है। इसके अलावा गुणसूत्र, जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? अब गुणसूत्र में जो गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है तो ऐसी स्थिति को एसेंट्रिक कहते हैं। जब गुणसूत्र बिंदु एक ही किनारे पर आ जाए तो इसे टिलोसेंट्रिक कहते हैं। गुणसूत्र बिंदु जिसका एक भाग बड़ा तथा दूसरा भाग छोटा हो जाए तो इसे एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। यहां से क्वेश्चन बने हैं, यदि गुणसूत्र बिंदु दो भागों में विभाजित हो जाए तो इसे मेटेसेंट्रिक कहते हैं। तो ये जो है ये 4 प्रकार के गुणसूत्र से जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, इसे एक बार रुक के जरूर पढ़ ले। इसके अलावा मनुष्य में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र, अब ये बहुत सस्ता जमाना में पूछा जाता था, महंगा जमाना में बहुत कम पूछे जाते हैं। फिर भी आपको याद रखना है, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 12 जोड़ी पसली यानी 24 पसली होते हैं। एक वयस्क मानव में 206 हड्डी होते हैं। एक वयस्क मानव में 639 मांसपेशियां होते हैं। एक वयस्क मानव में 4 चैम्बर वाली, 2 निलय और 2 आलिंद वाला एक हार्ट होता है ना, ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा में इनके 2 किडनी होते हैं, ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा फिटकरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल, है ना, नाइट्रिक अम्ल फिटकरी में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? कोई बताएगा, है ना, कोई बताएगा भाई, बताएगा क्या? HNO3 जो है इसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। लाल चींटी, बिच्छू के डंक इत्यादि में कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल जो है पाया जाता है, इसीलिए विष होता है। घास पत्ता, मानव मूत्र इत्यादि में बेंजोइक अम्ल पाया जा सकता है। देखिए, घास फूस वाला जो सब्जी होता है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है, लेकिन घास फूस में बेंजोइक अम्ल भी पाया जाता है। खाद्य पदार्थ के परिरक्षण हेतु बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। सभी प्रकार के खट्टो फल में सिट्रिक अम्ल पाई जाती है ना। इसके अलावा और विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन सी पाए जाएंगे। इमली, अंगूर, टार्टेरिक, इमली अंगूर में टार्टेरिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, मूत्र में यूरिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल पाई जाती है। फल में जो है और फल के रस और सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। इसीलिए आपसे क्वेश्चन करता है एग्जामिनर कि कौन सा अम्ल खाने के रूप में इस्तेमाल होता है, तो एसिटिक अम्ल। इसके अलावा तरल पदार्थ के घनत्व
किससे मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से मापते हैं। आर्द्रता किससे मापते हैं? तो आर्द्रता जो है ये हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं। उसमें ड्रो था, इसमें ग्रो है। हवा की गति एनीमोमीटर। तरल पदार्थ के जो बहती है, जो गति होती है, उसको मापते हैं वेंचुरीमीटर से। विद्युत धारा का मापन अमीटर से। अत्यधिक उच्च ताप को हम पैरोमीटर से मापते हैं। बाद बाकी आप थर्मामीटर से भी टेम्परेचर माप सकते हो, लेकिन कम। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट, इधर ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे तो विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है लेफ्ट टू राइट अगर आप आवर्त में भ्रमण करेंगे तो। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है, विद्युत ऋणात्मकता घटती, धनात्मकता घटती है। स्वाभाविक सी बात है कि ऋणात्मकता जब बढ़ेगी तो धनात्मकता घटेगी ही, है ना, सेम डायरेक्शन में। इसके अलावा आयनन ऊर्जा बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। ये तो क्वेश्चन का बेस ही है जो ऊपर लिखा है। इसके अलावा ये रहा आवर्त सारणी जी। और आवर्त और वर्ग अगर आप नहीं पहचानते हो तो दिक्कत है। देखिए ये वाला है वर्ग, ऊपर से नीचे वाला, ये 18 गो है। और ये जो है ये छोटा छोटा ये वाला, ये है जी 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से ये 7 गो जो है आपका आवर्त है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। और जो चीज गुण प्रॉपर्टीज था ये मैंने लाइन में दर्शा ही दिया था कि कैसे कैसे बाएं से दाएं मतलब इधर से, हमारी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है। तो आपका जो है किस किस चीज पे प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा आवर्त सारणी के 18 जो ग्रुप है उसको मैं आपको समझा चुका हूँ कि किस ग्रुप को क्या कहते हैं, SPDA ब्लॉक के हिसाब से या फिर उनके नेचर के हिसाब से कि भाई मेटेलिक है तो किस ब्लॉक में आएगा, है ना, अल्कलाइन मेटल है तो किस में आएगा, अक्रिय गैस है तो कहाँ है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अक्रिय गैस को लास्ट में रखते हैं हम, हाइड्रोजन फैमिली को सेकंड लास्ट में, 16वां में हम कैल्कोन फैमिली को रखते हैं। फिर हम 3 से 12 को डी ब्लॉक या फिर संक्रमणीय धातु, ये जिसमें मेटेलिक गुण होता है। पहला 2 को हम पृथ्वी अर्थ मेटल 2 को कहते हैं और पहला 2 को इकट्ठे जो है अल्कलाइन मेटल कहते हैं, है ना। ये सब नीचे वाले को लेंथेनाइड और एक्टियोनाइड कहते हैं। तो इस प्रकार से जिसे हम F ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। ब्लड प्रेशर को ब्लड प्रेशर और शोषण पर नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा? एड्रेनलिन, इसे एपिनेफ्रीन भी कहते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन ये मादा हार्मोन है। अलग से क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से मादा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष हार्मोन है ना। एड्रेनलिन को लरो हार्मोन भी कहा जाता है। श्वसन का नियंत्रण, ये तो हार्मोन के रिलेशन में आपने देखा कि एड्रेनलिन है। अगर ऐसे पूछे अंग के रिलेशन में, है ना, तो श्वसन का नियंत्रण जो है, रक्त स्पंदन जो है, हृदय की जो धड़कन है नाड़ी वाला, ये सब जो है कौन नियमन करता है? तो मेडुला ऑब्टुलोगेंटा, ठीक है भाई। ये हार्मोन से हट के अगर बात करेंगे इसी क्वेश्चन को तो मेडुला ऑब्टुलोगेंटा में भी सेम काम होता है। विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डे ब्रिज। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन। द्विनाम पद्धति के जनक कैरलस लिनियस, है ना। इसके अलावा सजीव जगत को 5 भागों में जो बांटा था व्हिटकर, ये सब हो गया। इसके अलावा जीवाणुओं को कोशिका भित्ति पाई जा सकती है, यह किसके बने होते हैं? जो जीवाणु होते हैं, जो आपका बैक्टीरिया होता है, उसकी जो सेल वाल होते हैं किसके बने होते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन, इस प्रकार से नाम है भाई, इसका याद ही करना पड़ेगा आपको, पेप्टिडोग्लाइकन, है ना। ये जीवाणु के जो आपका कोशिका भित्ति होते हैं, सेल वाल होते हैं, है ना, तो उसके बने होते हैं। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जहां यूकेरियोटिक सेल में सेलुलोज के बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और कोशिका भित्ति का जो विशेष कार्य है स्ट्रक्चर प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना प्लांट को। लेकिन यहाँ पे देखिए, लेकिन कोशिका झिल्ली सभी प्रकार के जीवों में पाए जाते हैं। इसका निर्माण लिपिड से होता है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। तो ये तो सभी में हो गया, कोशिका झिल्ली लेकिन सब में होता है। इसके अलावा कवक में कोशिका भित्ति काइटिन के बने होते हैं। ध्यान रखेंगे, कवक में भी कोशिका भित्ति होती है, शैवाल में भी हो सकते हैं और जीवाणु में भी हो सकते हैं कोशिका भित्ति, और पादप में तो होते ही है, लेकिन जंतु में, आंबे में नहीं होता है। जंतु में स्ट्रक्चर खुद ही बनाया है भगवान ने, स्केलेटन सिस्टम, लेकिन पेड़ पौधे में जो स्ट्रक्चर है, जो मजबूती है, वो जो है कोशिका भित्ति के द्वारा मिलता है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको हमारी PDF वाली जो स्कीम देखें, अगर कोई सा भी स्कीम में आप इच्छुक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप PDF के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।